हाँ भाई, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के साथ, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो देखते हैं इस वाले को क्या है इसके अंदर। तो मैंने जितने भी टाइप बन सकते हैं वो मैंने सब के सब यहाँ पे लिख दिए हैं ऑलरेडी, राइट? तो वैसे तो नाम ही इनका काफ़ी है, मतलब जैसे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, ये अपने आप में बताता है कि क्या बोलना चाह रहा है ये। फिर भी मैं जल्दी-जल्दी तुम्हें बता देता हूँ क्या है और फिर इनके ऊपर बेस करके हम लोगों को आज क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, तो मज़ा आएगा। इसमें कुछ नए कंसेप्ट भी हैं डेफिनेटली, जैसे सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है? फिर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सेट, ये कुछ अलग चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। और बाकी जो ये वाला है आपका एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, ये बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो जल्दी से देखते हैं क्या है ये। हाँ भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्टी सेट के साथ। तो जो ये एम्प्टी सेट है, इसका क्या है ना कि बेसिकली ये वो सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है? तो इसको हम लोग 2 तरीके से मतलब इसके 2-3 नाम और हैं, जैसे एक इसका नाम होगा नल सेट, ठीक है? इसको बोलते हैं नल सेट या फिर इसी को बोलते हैं वॉइड सेट। ये वॉइड हो गया, नल हो गया, एम्प्टी हो गया, इन सब का मतलब होता है खाली। खाली मतलब कि ज़ीरो बेसिकली। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे ये सेट है मान लो S इक्वल्स टू, लेट्स इसमें 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, राइट? तो यहाँ पे इस ये जो सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, राइट? तो ऐसी कोई एक ऐसा सेट भी होगा जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा, जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा। तो वो एक एलिमेंट कैसे हो सकता है? जैसे हम इस तरीके से दिखा जाते हैं, जैसे 1 है इसके अंदर मान लो, या फिर लेट्स से इसके अंदर A लिखा हुआ है, ठीक है? या फिर चलो इसके अंदर 0 लिखा हुआ है, ठीक है? 0 भी एक एलिमेंट तो है ही ना, 0 की कैरेक्टरिस्टिक में मत जाओ। ये देखो ना कि यार इस सेट के अंदर, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ तो है। अगर मैं ऐसा कुछ बना दूँ, ये इस टाइप का, अब यार इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो ये इसलिए नोटेशन हम लोग यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे इसका ज़्यादा मतलब सेंस सही समझ में नहीं आता। तो इसीलिए इसको एक अलग से नोटेशन दिखाई गई है जिसका नाम रखा गया है 5, ये, ठीक है? तो अगर किसी ने बोल दिया कि S जो है वो इसके बराबर है, S जो है वो इसके बराबर है, दैट सिंपली मीन्स कि S इज़ अ एम्प्टी सेट, S इज़ अ वॉइड सेट या फिर नल सेट, ठीक है? मतलब कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है? अब मैं इसका तो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक के बारे में सब समझ में आ जाता है, ठीक है? अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक सेट लेते हैं S, जिसमें x मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि एक्स स्क्वायर जो है वो -20 के बराबर है, ठीक है? ये मैंने बोला है कि एस एक सेट है जिसके अंदर मुझे ऐसा बोला गया कि एक्स स्क्वायर जो है वो -20 के बराबर है। अब जैसे ही तुमने ये देखा, तुम्हारा दिमाग खराब होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मान लो अगर दोनों पॉजिटिव होते तो ऐसा होता है, जैसे मानो 2 इंटू 2, चलो ठीक है, एक्स इंटू एक्स क्यों कर रहा हूँ? हाँ, एक्स का एक्स इंटू एक्स ही करना है, वेरी सॉरी। तो अगर तुम एक्स इंटू एक्स कर रहे हो तो या तो एक्स पॉजिटिव होगा या तो एक्स नेगेटिव होगा। तो अगर वो पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना आंसर आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर एक्स हमारा नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव। यानी कि एक्स इंटू एक्स का आंसर हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। दैट इज कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई बोलेगा अगर एक्स जो है वो जीरो हो गया, तो मैंने कहा चलो सही है, जीरो इंटू जीरो आंसर कितना आ गया? जीरो। यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और वो जीरो हो सकता है। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि या तो एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो के बराबर हो जाए, है ना? मतलब कि एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो हो जाए, या फिर एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। अगर उसे पॉजिटिव होना है तो उसे जीरो के राइट साइड में होना पड़ेगा, है ना? अगर ये जीरो है तो उसके हमेशा इस तरफ होना पड़ेगा उसको। तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है? इनको कंबाइन करके हमने क्या बोल दिया? ये, ठीक है? यहाँ पे और है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता यार। और तुमने यहाँ पे ये बोल दिया कि एक्स स्क्वायर जो है वो -20 के बराबर है। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें ये चीज़ करनी है तो उसके लिए तो हम लोगों को पता ही है, उसके लिए तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ कर लो, तो मैंने कहा हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तो जिससे पहले कि तुम ये मुझे आर्ग्यूमेंट दो, मैं पहले ही यहाँ लिख देता हूँ, है ना? ये तुमने बहुत सही बात कर दी। यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है कि एक्स तुम्हारा यहाँ पर रियल नंबर है। अगर यहाँ पर एक्स तुम्हारा उसने बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो तुम ये भी बोल सकते हो आयोटा बायोटा को समझने कर दोगे तुम, तो है ना? तो तुम सही कर सकते हो फिर इसको, ठीक है? पर अगर यहाँ लिख लिख रखा है उसने कि रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दैट मीन्स कि इसका कोई आंसर होगा ही नहीं। यानी कि ऐसा कोई भी एक्स नहीं है ना? ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसका स्क्वायर करूंगा और -20 आ जाए, अगर एक्स तुम्हारा रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि एस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हो गया कि अच्छा, इसको मैं बोल के रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं इसका इसका नाम होता है साई। नहीं, इसका नाम होता है फाई। वो साई तो त्रिशूल टाइप का होता है उसके अंदर, ठीक है? नाम से मतलब नहीं है, मतलब जब भी ये बना ये ग्रीक सिंबल होता है, ठीक है? तो एस इक्वल टू 5 का मतलब ये हो गया कि एस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? इसके भी हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? फिर अब देख लेते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या चीज़ है? सिंगलटन सेट कुछ नहीं जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे मैंने तुमसे बोला ही था, जैसे मानो किसी ने अंदर ए डाल दिया सिर्फ, ठीक है? या फिर किसी ने मानो सिंपल वन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? मानो तो यहाँ लिख दिया राम, चलो ठीक है? वैसे हम लिखते हैं ना राम कॉमा श्याम कॉमा घनश्याम, पर अब हम क्या लिखेंगे? सिर्फ एक एलिमेंट है जिसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट।
अब बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। तो फाइनाइट सेट वो है जिसके अंदर कुछ गिनती के मतलब एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जैसे मान लो किसी के अंदर ऐसा है 1 2 है ना, 5 7 8, तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक फाइनाइट चीज़ है, तुम गिन सकते हो इसको। अच्छा, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इसके लिए एक नया टर्म बनाया गया है जिसका नाम होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। फालतू में ज़्यादा लंबा लंबा नोट लिखवाओ तो वो बहुत देर लगती है। तो कार्डिनल नंबर क्या चीज़ है कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट का क्या मतलब होता है, जो कि गिने जा सकते हैं। फाइनाइट मतलब गिनत, ठीक है, जो जिनकी गिनती करी जा सकती है सिंपल लैंग्वेज में, जिनको मैं गिन सकता हूँ। ठीक है ना, अच्छा 1 2 3 4 5 इस टाइप से करके। ठीक है, तो वो मेरा यहाँ पर फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट मतलब अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि अनलिमिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारे पास 1 2 3 4 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चला जाता है। इतने ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स हैं कि इनको हम गिन ही नहीं सकते, है ना, अनकाउंटेबल बोलेंगे इसको। तो जितने भी तुम्हारे नंबर वाले सेट है ना, एन हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, है ना, सी हो गया, जेड हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, इनफाइनाइट सेट्स हैं। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट सेट में जरूरी नहीं कि हर बार आपको नंबर्स पे जाने की जरूरत है, और भी ऐसे सेट हो सकते हैं जो कि इनफाइनाइट निकले हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अपने आप ही। अभी अभी तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसको हम लोग एक बार में जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, इन पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी, कार्डिनल नंबर, राइट। तो जो मैंने तुम्हें वो बताया था ना, कार्डिनल नंबर, इसको शो करने के दो तीन तरीके होते हैं जो तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, मानो एक सेट ले लेते हैं ए, और उसके अंदर लेट्स से एलिमेंट्स है हमारे पास, चलो 2 3 5 8। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो मैं तुमसे दो तरीके से पूछ सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि ए जो है वो एक सेट है, ये तो बात श्योर है ना एकदम कि ए इज़ अ सेट, तो इसको मैं ऐसे शो करूँगा एन ए से। तो एन ए कितना होगा, 1 2 3 4, इसका आंसर कितना आएगा, 4, सिंपल। ठीक है, अच्छा इस एन ए को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ये देखने में मतलब ए लगा दिए, उसके आसपास दो डंडे बना दिए, तो इसका मतलब भी क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर भी 4 ही आएगा। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए हमारा सेट है। ठीक है, तो ये दोनों नोटेशंस होती हैं आपकी कार्डिनल नंबर को शो करने की। ठीक है, सिंपल। अच्छा एक और चीज़, फॉर एग्जांपल मान लो एक सेट है मेरे पास इस टाइप से करके 7 8 9, ठीक है, चलो 11 इस टाइप से दे दिया है, और बी को मैंने कुछ इस टाइप से डिफाइन किया है, लेट्स से ए ई आई ओ, चलो ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, यानी कि एन ए जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, यानी कि ए और बी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अच्छा एक और सी भी ले सकते हो तुम, लेट्स से उसमें आ गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स आ गए, इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर भी 4 हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी और सी ये क्या होगा, ये हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट्स का सिंपल समझ में, फंडा समझ में तुम्हें आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और काम कर सकता हूँ यहाँ पर, लेट से मैंने ये बोला, ठीक है, चलो बी को तो अभी भी मैंने वही रहने दिया, ए ई आई ओ, और इसको मैंने लिख दिया 7 8 9 11। तो अगर अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि ए बी और सी ये तीनों की तीनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, तो तुम बोलोगे हाँ सही है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि ए और बी बराबर हैं, तो ए इक्वल्स टू बी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ए और बी को बराबर होना है ना, तो इसके सारे एलिमेंट्स को इसके साथ बराबर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल्स टू सी, ये बात सच है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ है, कुछ लोगों को शायद इस बात पे भी कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर इसी सेट को चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 है ना, 8 9 7, मैंने पूरा घुमा दिया, मैं उल्टा सीधा भी लिख सकता हूँ, इधर 8 लिख दो, इधर 11 लिख दो, इधर 7 लिख दो, इधर 9 लिख दो। ठीक है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, तो ये ए और सी तुम्हारा बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सारे के सारे एम्प्टी सेट जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, तो कई बार तुमसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि लेट से ए जो है वो लेट से इसके बराबर है, चलो जो मैंने अभी बोला था कि एक्स हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर जो है वो लेट से आ गया -20 के बराबर, ये बोल दिया। और बी जो है लेट से वो हमारे पास इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हाँ चलो कि वो एक नेचुरल नंबर है, और तुम्हारा एक्स जो है वो हाँ 5 से 6 के बीच में। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है इसका आंसर तो 5 आने वाला है ना, तुमसे बोला गया प्रूव दैट कि ए और बी जो है वो बराबर है। ठीक है, तुमसे ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ए जो है, ये जो मेरा ए लिखा हुआ है, ये तो 5 है ऑलरेडी। अगर तुम इसके बारे में भी सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्स जो है वो 5 से 6 के बीच में है, तो ये मेरी नंबर लाइन है, 0 1 2 ऐसे करते करते 5 आएगा, है ना, ऐसे आगे करते करते कहीं पे 6 भी आएगा। तो तुम्हारा जो एक्स है वो इनके बीच में है कहीं पे। अब बोला गया कि एक्स मेरा नेचुरल नंबर है, तो क्या 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आता है, एक भी नहीं आता। सही बात है, अगर यहाँ पे 7 होता
अगर यहाँ पे मानो 7 होता, तो मैं बोलता मेरा x जो है वो 5 और 7 के बीच में है, तो उसमें क्या कोई नेचुरल नंबर आता है? हाँ जी, आता है। तो आंसर कितना हो जाता? 6। तब मैं बोलता इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 6, यानी कि एक सिंगल सेट हो जाता है ये। पर यहाँ पे उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जानबूझ के लिखा है 6। ठीक है, अब 6 की वजह से क्या हो गया ना कि तुम 5 से 6 के बीच में रहे और इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर ही है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि बी के अंदर ऐसा एक भी एक्स नहीं है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर एक भी एक्स नहीं है तो यानी कि 0 एलिमेंट्स हैं, यानी इसको हम कैसे शो करेंगे? फाइव के साथ। और दो एम्प्टी सेट्स तो हमेशा बराबर होंगे ही होंगे, क्योंकि पहला मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें एलिमेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए और बी क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ठीक है, बढ़िया, आई होप समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट्स के अंदर क्या होता है, इसमें तुम्हारे एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट के अंदर हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बस वो बराबर होंगे। हमें ये मतलब नहीं है कि एलिमेंट अपने आप में क्या है, ठीक है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट जरूर इसमें सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या बोलेंगे कि एन ए जो है वो एन बी के बराबर है। ठीक है, चलो, तो वही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। आई होप सो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं डिस्क्रीट सेट, कंटिन्यूस सेट और सबसेट। जो डिस्क्रीट सेट है ना, वो हम लोग जितने भी सेट अभी तक देख रहे हैं वो सब डिस्क्रीट सेट्स हैं एक्चुअल में। कंटिन्यूस सेट के भी अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे हैं। देखो, डिस्क्रीट सेट में फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया या फिर तुम्हारा इंटीजर का सेट हो गया, उसमें तुम एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते, है ना, फिर 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, इस टाइप से तो तुम गिन सकते हो कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। कंटिन्यूस सेट के अंदर भी क्या है ना, अच्छा ये नहीं, इसमें तुम ये नहीं गिन सकते कि कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कितने, ये इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर का सेट एक इनफाइनाइट सेट होता है, तुम गिन नहीं सकते। पर ये डिस्क्रीट है, मतलब डिस्क्रीट मतलब ये पहला एलिमेंट है, ये उसके बाद वाला दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है, छठा एलिमेंट है। पर अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस सेट की, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल क्यू है ना, जो तुम्हारा रेशनल नंबर्स का सेट है, जो तुम्हारा रेशनल नंबर्स का सेट है, इसमें क्या हो सकता है? तो अब हमने बोला ही था कि इसको हम रोस्टर फॉर्मेट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि कैसे लिखोगे? अगर तुमने जीरो लिख दिया और तुमने बोल दिया कि इसके तुरंत बाद आता है लेट से जीरो, अच्छा पॉइंट तो लगा ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि अगर तुम रेशनल नंबर को लिखना है तो पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिखोगे। तो लेट से तुमने लिखा 1/, चलो तुमने 1/10 लिखा, तो कोई बोलेगा 1/100 जो होता है वो कहाँ लिखूँ? तुमने चलो इसके बाद लिख दिया 1/100। फिर कोई बोलेगा अच्छा 7/2 होता है, तो मैंने कहा चलो यहाँ लिख दिया 7/2। कोई बोलेगा यार बहुत, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये है पी बाई क्यू का, जहाँ पे पी जो है और जो क्यू है, ये सॉरी ये जो पी है और ये जो क्यू है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके इंटीजर के सेट में बिलोंग करते हैं। बेसिकली आपके दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, और इंटीजर में क्या है कि पी कुछ भी हो सकता है, मतलब पी अपने आप में इनफाइनाइट हो गया ना, क्योंकि पी तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, मतलब पी के पास इनफाइनाइट ऑप्शन है, वो जो चाहे वो हो सकता है ना, इतने सारे इंटीजर हैं हमारे पास, इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो पी कोई भी इंटीजर चुन लेगा उसमें से। फिर क्यू जो है वो भी कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स कि ये अपने आप में ही इतने सारे फॉर्मेट बन गए इसके, है ना, कि 1/10 बना लो, तुम 10/1 बना लो, तुम 9/7 बना लो, कुछ भी। समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स कि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, अब मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसको शो कैसे करते हैं, है ना, शो करने का डिफरेंस है, और वही मेन डिफरेंस है जो मुझे शो करना है। ठीक है, कंटिन्यूस सेट को एक दूसरा नाम भी दिया गया है जिसको हम बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल ये बहुत ही ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा वाला। ठीक है, इनफैक्ट तुम्हारी बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी ये दूर करेगा। तो मैं नंबर लाइन से डायरेक्टली तुम्हें शो कर देता हूँ, 1 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई भयंकर कंसेप्ट भी नहीं है इतना कोई। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये लिखा है 4। ठीक है, ऐसे इधर लिखा है -1, इधर लिखा है -2, -3, -4। तो ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये इनको बोलेंगे डिस्क्रीट, जैसे 0 1 2 3 4 4, है ना, इस टाइप की चीज़ें डिस्क्रीट हो गई हैं सब, -1 -2। कंटिन्यूस क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 के बीच में, तो ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी एक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे बोलता हूँ 1.23698, तो ये जो चीज़ है ये 1 और 2 के बीच में आएगी, ये तुम पक्का बोल सकते हो। ये कोई डिस्क्रीट चीज़ नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता इसके तुरंत बाद क्या आएगा। अगर तुमने बोला इसके तुरंत बाद आएगा 1.23699, इसके तुरंत बाद ये आएगा, तो मैं बोलूँगा ये कहाँ जाएगा फिर, 1.23698 ये जो चीज़ है 68, ये वाला जो नंबर है ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है, राइट, तो ये इसके भी बीच में आएगा, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, राइट, और ये हमें ऑलरेडी पता है, हम पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, तो अब इसको भी अगर मुझे सेट में फॉर्मेट में शो करना है, तो मैं कैसे शो कर सकता हूँ इसको? बहुत ही लॉजिकल तरीके से मैं ये बोलूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मानो मुझे यही शो करना है, तो मैं बोलूँगा एक सेट इमेजिन करो जिसके अंदर एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं, और एक्स को मैंने क्या बोला है ना, एक्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, एक्स पैराबोलिक एक रियल नंबर है, पहली चीज़ तो ये हो गई, क्योंकि इंटीजर इंटीजर से तो काम बनेगा नहीं, है ना। मैं तो कह रहा हूँ रूट टू, है ना, रूट टू क्या होता है, रूट टू का अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है 1.414, तो वो भी हमारा 1 और 2 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो चाहे इरेशनल हो चाहे रेशनल, हम तो सिंपल रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो एक्स जो कि 1 से 2 के बीच में है, सिंपल। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी इसी को थोड़ा और शॉर्टकट में लिखा गया और इसको फर्दर एक सेट की फॉर्मेट दे दी गई जिसका नाम लिखा गया इंटरवल या फिर कंटिन्यूस सेट।
कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि x जो है वो 1 से 2 के बीच में है और x मेरा रियल नंबर है, तो उन्होंने सेम चीज़ को ऐसे शो किया, एक जैसे हम लोग अभी तक ऐसे शो कर रहे थे ना, इस कर्ली ब्रैकेट के साथ शो कर रहे थे, तो अब हम इसको चेंज करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। तो लेट मी शो यू। तो अगर मैंने ये बोला कि x बिलोंग्स टू 1, 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x जो है वो 1 से तो बड़ा है, ठीक है, पर x जो है वो 2 से छोटा है, यानी इसको कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे कि x जो है वो 1 से तो बड़ा है पर वो 2 से छोटा है, ठीक है, सिंपल बात। फिर उन्होंने एक और चीज़ सोची, उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1, 2 और यहाँ पे मैंने इस टाइप का कोई ब्रैकेट बना दिया, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा कि x जो है वो 1 से तो बड़ा है, या x जो है वो 1 के बराबर है, या नहीं, या नहीं, मैं क्या या भी मैं क्या खींच खींच के बोल रहा हूँ, देखो x जो है वो 1 से बड़ा है, या x जो है वो 1 के बराबर है, एंड x जो है वो 2 से छोटा है। तो इसको उन्होंने कैसे लिखा, इस इतनी कंडीशन को उन्होंने कैसे बोला कि x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है या बराबर है। जब भी मैं ये बोलता हूँ ना 1 लेस देन इक्वल्स टू x, चल मैं इसके बारे में भी पहले बात कर लेता हूँ, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है पर ये कंफ्यूज कर सकती है लोगों को। तो हमारे पास दो नोटेशन होती हैं, या तो ऐसी या तो ऐसी, इसका वो क्या होता है उल्टा, या तो ये या तो ये, ठीक है, बाकी हमारे पास ये इक्वल टू का साइन होता है ना, यही हमारे कंपैरेटिव, इसको एक नोट की तरह अपने पास लिख लो चाहो तो, ठीक है, ये हमारे पास सारी नोटेशन होती हैं बिल्कुल, राइट। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंपल सा ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना, 4 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, -1 इज ग्रेटर देन आपका -99, ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन आपका -1, राइट, ठीक है, सिंपल, ओके परफेक्ट। इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या हुआ इसका कि 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, दोनों ही बातें सेम लिखी हुई हैं, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है या 5 जो है वो 3 के बराबर है। तो मैंने कहा नहीं, 5 और 3 के बराबर तो नहीं होता है, मतलब देखो जब मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो उसके दो मतलब होते हैं, एक तो ये कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, या फिर और लगा हुआ है यहाँ पे बीच में, एंड नहीं लगा है, और लगा हुआ है, या तो ये सच है या तो ये सच है। अब तुमने बोला ये तो सच नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो सच है ना, ये तो सच है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो फिर से उसने यही बोला 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ या तो 4 जो है वो -2 से बड़ा है, या 4 जो है वो -2 के बराबर है। तुमने बोला 4 -2 के बराबर नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 -2 से बड़ा तो है ना, तुमने बोला हाँ सही बात है। अब मैंने तुमसे बोला कि -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो फिर हमारे पास दो दरवाजे खुल गए, -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, हमसे बोला गया -4 इज ग्रेटर देन -2, या -4 इज इक्वल्स टू -2। तो जब तुमने बोला -4 -2 के बराबर है, तो मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, -4 इज ग्रेटर देन -2, तुमने बोला ना ये भी गलत है, क्योंकि -2 तो ज़्यादा राइट में आता है, -4 इधर आता है, तो ये बड़ा हो गया। मैंने कहा अरे ये तो दोनों ही गलत हो गए, अगर दोनों के दोनों गलत हो गए, अब ये बात गलत हो गई यहाँ पर, ठीक है ना, अब ये बात यहाँ पर गलत हो गई, तो अब मैं क्या बोलूँगा, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। अगर मैंने तुमसे बोला 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो अगर मैंने बोला गया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो इसकी दो बातें हो गई, या तो 5 5 से बड़ा होता है, या 5 जो है वो 5 के बराबर होगा। तुम बोलोगे 5 5 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैंने कहा क्या 5 के बराबर होता है, तुमने बोला हाँ होता है, तो मैंने कहा सही है, तो फिर ये भी सही है, ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब बाकी फिर ये सब आके बिल्कुल वही चीज़, इसी को ही बस उल्टा घुमा के लिख दो, तो वही सेम चीज़ आ जाती है। तो आई होप सो ये नोट तुम्हें एकदम परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है। तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्स इज, इस तरह से लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको तुम ऐसे समझा करो, यानी कि एक्स जो है वो 1 से बड़ा है या एक्स जो है वो 1 के बराबर है, सीधी बात ये है। तो अगर मुझे ये कंडीशन बोलनी है, तो फिर मैं ये वाली आपकी नोटेशन यूज़ करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो बस खत्म बात, हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि मैं 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ, इसको हम ये भी बोलते हैं कि 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, और ये समझाते हैं इस चीज़ को क्या मतलब है इंक्लूड कर रहे हैं, ये क्या बात हुई। अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू 1, 2, मैंने यहाँ पे क्लोज बना दिया, यहाँ पे ओपन बना दिया, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 1 से बड़ा है, बस ये बोला मैंने, एंड x जो है वो 2 से छोटा है, या x जो है वो 2 के बराबर है। दैट मीन्स वो क्या बोलना चाह रहा है कि x जो है वो 1 से तो बड़ा ही है, ठीक है, और 2 से छोटा है, पर वो 2 के बराबर भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है।
अच्छा जी, फोर्थ क्या बन सकता है कि x बिलोंग्स टू 1, 2, और मैंने दोनों में क्लोज बना दिया। अगर मैंने दोनों में क्लोज बना दिया, दैट मीन्स कि x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, या x जो है वो 1 के बराबर है, एंड x जो है वो 2 से तो छोटा है या फिर 2 के बराबर है। दैट मीन्स कि x जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 से 2 के बीच में, ठीक है, या फिर 1 या फिर 2। तो इसी से लगे हाथ जल्दी से समझ लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। हाँ जी, तो ये है 0, ये है 1 लेट्स से, एंड दिस इज 2, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा x जो है ना वो 1, 2 के यहाँ पर है। Shit. तो यार वो तो सब तो गायब हो गया, कुछ एरर हो गया था। चलो, तो मैं जल्दी से समझाता हूँ फिर इस चीज़ को। हाँ, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या हो रहा है ये, आइए, तो हमारे पास था ये नंबर लाइन हमने बनाई थी और हमने बोला ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखिए। ये हमारे पास यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 1, और यहाँ ले लेते हैं 2, ठीक है। चलो, परफेक्ट। अब बताओ मेरे को, तो अगर अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरा x जो है ना, मेरा जो x है, इसको कलर चेंज करके दिखाते हैं। तो मेरा जो x है वो लेट से 1, 2 दे रखा है, और यहाँ बोल रखा है दोनों में ओपन है, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को बोला जाता है ओपन, ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट को बोला जाता है क्लोज्ड, ठीक है। तो अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू 1, 2, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मेरा जो x है क्या वो 1 हो सकता है? क्या मेरा ये जो मेरा ये मेरा सेट है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सेट। क्या बोलेंगे इसको? कंटिन्यूस सेट, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल। ये मेरा एक इंटरवल है। तो अगर मैं सेट की बात करता हूँ, तो क्या इस सेट के अंदर x इक्वल्स टू 1, क्या ये सेट का पार्ट है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 जो है वो इस सेट को बिलोंग करता है 1, 2 को? बिल्कुल भी नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। मैं बोलूँगा अगर क्या क्या इसमें 2 बिलोंग करता है क्या 1, 2 को? नहीं करता। क्या 1.76983, क्या ये चीज़ जो है क्या ये बिलोंग करती है 1, 2 को? तुमने बोला ये जो चीज़ है ये 1 और 2 के बीच में आ रही है क्या? हाँ आ रही है, तो बस ये बिलोंग करती है, सही लिखा हुआ है तुमने ये। अच्छा, क्या 1.000210986 क्या ये बिलोंग करता है 1, 2 को? करता है। अच्छा, क्या 2.0000000 ऐसे करते करते कुछ 50 × 10 की पावर लेट से इतने नंबर ऑफ जीरोस लिखे हुए हैं और उसके बाद में कुछ 1 लिखा हुआ है, तो क्या ये चीज़ 1, 2 को के अंदर है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से बड़ा है। अगर ये 2 से बड़ा है तो ये 1, 2 के अंदर कैसे आ जाएगा, राइट? तो क्योंकि जब मैंने बोला ना x बिलोंग्स टू 1, 2, तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है बॉस, ठीक है ना, 2 से छोटा है। तो इसको हम लोग एक्चुअल में शो कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, जब हम शो कर देते हैं ना तो और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाती है बात एकदम, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से शो करते हैं। हम बोलते हैं हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे एक ओपन सर्कल बनाते हैं। फिर ये जो 2 है मुझे 2 भी नहीं चाहिए, पर मुझे इसके बीच वाले सारे एलिमेंट चाहिए, तो इसको मैं ऐसे शो करता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको शो कर देते हैं कि 1 से 2 के बीच वाले मेरे पास सारे हैं, 1 से 2 से बीच वाले मेरे पास सारे हैं, पर 1 और 2 के लिए मैंने ओपन कर रखा है। 1 और 2 के लिए मेरे पास ओपन है, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं तो समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू 1, 2, और यहाँ मैंने क्लोज बना दिया, यहाँ मैंने ओपन छोड़ दिया, तो अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं तुमसे बोलता हूँ क्या 1 जो है वो इसके अंदर बिलोंग करता है, ये जो कंटिन्यूस सेट है क्या इसके अंदर 1 बिलोंग करता है? हाँ जी, करता है। क्या 2 इसके अंदर एग्जिस्ट है क्या? क्या 2 इसके अंदर आपका है? बिल्कुल भी नहीं है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 2 हमारा इसके अंदर नहीं है। अच्छा, क्या 1.999999 क्या ये इसके अंदर आपका है 1, 2 के अंदर? बिल्कुल है, सही लिखा है तुमने एकदम, ठीक है। दैट मीन्स कि इसके अंदर 1 है, तो 1 जब होगा तो मैं बनाऊंगा क्लोज जो डॉट है, इसको बोलते हैं डार्क डॉट, है ना, भरी हुई वाली, ठीक है। और 2 तो नहीं है, तो 2 के ऊपर मैं सिंपल सा सर्कल बनाऊंगा। और फिर अब इनके बीच वाले हैं क्या सारे के सारे? हाँ जी, बिल्कुल हैं बीच वाले, बीच वाले हमारे पास सारे के सारे हैं, तो हमने ये सारे के सारे इंक्लूड कर लिए, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया होता कि 1 पे सॉरी, हाँ चलो, 1 पे ओपन है और 2 पे क्लोज्ड है। अच्छा, मैंने दोनों में ही क्लोज बना दिया। चलो पहले ये देख लेते हैं, अगर दोनों में क्लोज है, तो 1 भी इसके अंदर लाएगा, लाई करेगा, 2 भी इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है ना, 2 भी इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है ना। और ये भी इसके अंदर आपका 2 भी लाई करेगा, और ये तो लाई करेगा ही करेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि 2 पे हमने क्या बना दी, क्लोज्ड डॉट बना दी, ठीक है ना, डार्क सर्कल कर दिया,
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और आपका क्लोज्ड डॉट ओपन डॉट या फिर डार्क डॉट भरी हुई डॉट सिंपल लैंग्वेज में। कोई ना पूछ रहा तुमसे ये ओपन डॉट और ये ओपन ब्रैकेट ये सब तो बस बोलने बोलने के लिए हमें आनी चाहिए। अच्छा, अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि एक्स मेरा जो है वो 1,2 के अंदर है, जहाँ पे हमने इस पे ओपन कर रखा है, इस पे क्लोज कर रखा है, तो इतना सा फर्क आएगा बस यहाँ पर। ठीक है, ये जो है वन जो है इस पे एक ओपन सर्कल बन जाएगा, क्योंकि वन अब इंक्लूडेड नहीं है। अगर अब मैं बोलूँगा वन, तो वन बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता इस सेट को। ठीक है, बट टू जो है वो बिलोंग करता है इस सेट को। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब इसके हम जरा जनरल डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा बेनिफिट में हम रहेंगे अगर हमने ऐसा कर दिया तो। ठीक है, तो ये जो मेरा कंटिन्यूस सेट है इसको मैं जनरली आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर किसी ने बोल दिया ए कॉमा बी, है ना, यहाँ पर ए और बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए और बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता था 7.2 से लेकर के लेट से 8.3 तक। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है तुम्हें, पहले एक बार 7.2 लिख लो, फिर तुम यहाँ पर 8.3 लिख लो। अब 7.2 क्या इस सेट के अंदर बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि ओपन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ओपन सर्कल बना लो। क्या 8.3 इसके अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या उसके बीच वाले सारे नंबर हैं इसके अंदर? बिल्कुल। तो उसके सारे हैं उसके बीच वाले, तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे। चलो ठीक है, चलो अब ए कॉमा बी को डिफाइन कर देते हैं। तो ए कॉमा बी क्या है? ए कॉमा बी कुछ नहीं, एक सेट है। सेट कैसा है? एक ऐसा सेट है जिसमें हमने एक्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, जिसमें एक्स जो एक्स होगा वो ए से तो बड़ा है पर बी से छोटा है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, परफेक्ट। ये मान के चल रहा हूँ कि एक्स मेरा रियल नंबर है। तो अच्छा ना, ये और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तुम एक्स को डिफाइन करते हो तो तुम लगे हाथ यहीं पर ही बोल सकते हो कि एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बार बार अलग से लिखने की जरूरत है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी हद तक सेल्फ अंडरस्टूड है। अच्छा, मैंने बोल दिया ए कॉमा बी, और यहाँ पे मैंने क्लोज लगा दिया, यहाँ पे मैंने ओपन छोड़ दिया। तो मैं क्या बोलूँगा? ये पहला पॉइंट तो एक्स मेरा एक रियल नंबर है, पहली चीज़। दूसरा, फिर एक्स जो है उसमें मैं वन को इंक्लूड कर रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है इंक्लूडिंग का मतलब? कि अब यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्लोज सर्कल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी भी ओपन ही रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। तो अब बी पे अभी भी ओपन है, क्योंकि बी मैंने अपने सेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, वो अभी भी हमने बाहर ही निकाल रखा है। अगर मैंने बोल दिया ए कॉमा बी और मैंने दोनों पे क्लोज बना दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू आर तो है ही, और फिर तुम्हारा जो एक्स है उसमें ए से बड़ा हो या ए के बराबर हो, बी से छोटा हो या बी के बराबर हो। ठीक है, फिर ए कॉमा बी अगर यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, तब भी यही होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर क्लोज में एक्स में यहाँ पे तो ओपन है पर यहाँ पर हमारा क्लोज है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक वो बनता है बेसिकली। ये तो एक्चुअल में सेट तो ये है, पर हमने इसी सेट को दूसरा एक नाम दे दिया है इन ब्रैकेटों की हेल्प से। ठीक है, आई होप सो कंटिन्यूस सेट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है। इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं इंटरवल्स। ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे 1,3 लिख दूँ मैं, और 1,3 में ऐसे लगा दूँ, तो ये एक ओपन हो गया। ठीक है, 1,3 मैं दोनों तरफ क्लोज लगा दूंगा, देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। 1,3 मत करो, फिर तुम्हें लगेगा कि 1 और 3 के लिए होता है। तुम ए और बी करके देखो इसको जनरलाइज करते हुए, कि अगर ए कॉमा बी के आगे दोनों ओपन लगे हुए हैं, है ना, ए कॉमा बी के आगे क्लोज लगे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। अगर मैंने बोला सेमी ओपन, ठीक है, सेमी ओपन बोल दो या सेमी क्लोज्ड बोल दो, दोनों ही केस में क्या आंसर आएगा? कुछ इस टाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी पे या तो इस पे क्लोज लगा दो या फिर इस टाइप से कर दो। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे पास इंटरवल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि लेट से चलो मैंने ये तुमसे ये बोला कि मेरे पास यहाँ है लेट से, चलो 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 5 में मैंने बना दिया है लेट से ओपन सर्कल है। ठीक है, और यहाँ लिखा है लेट से 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्लोज। ठीक है, बल्कि 6 भी, हमारे बार कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं। चलो मैंने यहाँ ले लिया लेट से 9.3, बल्कि मैं तो ये भी नहीं लूँगा, कुछ खतरनाक लेते हैं। चलो ये यहाँ ले लेते हैं √2। ठीक है, और इसको ले लेते हैं पाई। तो पाई क्या होता है? पाई होता है कुछ 3.14 समथिंग, और ये होता है कुछ 1.14 समथिंग। ठीक है, तो √2 हमारा लेफ्ट में आएगा और पाई हमारा राइट में आएगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पे √2 पे ओपन बना रखा है और पाई पे क्लोज बना रखा है, तो मैंने इसके बीच के सारे इंक्लूड कर लिए। ठीक है, परफेक्ट। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे? इसको हम ऐसे शो करेंगे, √2 लिख दो पहले और फिर कॉमा लिख दो पाई में, जो बड़ा है वो राइट साइड में आएगा। फिर अब पाई पे क्लोज है तो यहाँ लगा दो क्लोज, यहाँ पे √2 पे ओपन है तो यहाँ लगा दोगे ओपन। ठीक है, अब किसी का और दिमाग खराब हो गया, उसने बोला मुझे सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं, मैंने √2 पे क्लोज बना दिया। ठीक है, मतलब मैंने अल्टीमेटली ये लिख दिया कि एक्स जो है वो √2 से बड़ा है बस, या फिर वो बराबर भी हो सकता है, बस ये कह के मैं भाग गया। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो एक्स है वो √2 से बड़ा है, वो √2 से बड़ा होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी हो सकता है। अगर तुमसे बोलता हूँ कि एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया? क्या एक्स, अगर मैं बोल दूँ कि 500 है, तो क्या ये बात सच है? हाँ, 500 3 से बड़ा होता है। अगर मैं बोल दूँ कि एक्स जो है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़, तो क्या 1 करोड़ 3 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है। मैं बोल दूँ एक्स जो है वो कुछ 1 करोड़
की पार 1 करोड़ की पार 1 करोड़ है। लो, अब भी 3 से बड़ा है, यानी कि x तुम्हारा जो है वो तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है एक तरीके से। इन्फिनिटी की एक नंबर नहीं है। अच्छा हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अब तुम ये बोलना शुरू कर दोगे कि तो x तो कुछ भी हो सकता है, यानी x तुम्हारा इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो ये अगर किसी ने लिख दिया ना, उसी दिन पूरी मैथ कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो अच्छा ऐसे मान लो, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम ऐसे मानो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 5 + x जो है उसका आंसर 4 आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, x क्या है, x हमारा -1 है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह -1 की जगह लिख दूँ, लेट से माइनस राम, अब इस बात का क्या सेंस बना, माइनस राम। अरे यार, यहाँ पे सब कुछ नंबर्स के अंदर है, तो x तुम्हारा कॉमन सेंस के हिसाब से x जो होना चाहिए वो एक नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए, और तुम लिख रहे हो माइनस राम। तो ये तो ऐसा नहीं हो गया जैसे तुम मान लो कंप्यूटर कोडिंग कर रहे हो, कुछ प्रोग्रामिंग बना रहे हो, है ना, तुमने कैलकुलेटर हो गया मान लो, अब कैलकुलेटर के अंदर तुम सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकते हो ना, तुम अपना नाम तो नहीं टाइप करोगे ना उसके अंदर, राइट। तो उसमें नाम हमें टाइप नहीं करना है, सिंपल चीज़, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो तुम्हारा ये इन्फिनिटी है ये अपने आप एक नाम है, ऐसे मान सकते हो कि ये नाम है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना। इन्फिनिटी तुम कैलकुलेटर कैलकुलेटर के अंदर टाइप नहीं कर सकते, ये तुम्हारा एक शब्द है, ऐसे मान सकते हो सिंपल तरीके से कि ये तुम्हारा एक शब्द है, ये कंसेप्ट है, तुम्हारा नाम एक कंसेप्ट है, तुम एक प्रोडक्ट हो, उसका नाम है, माने तुम्हारा नाम है तुम्हारा नाम चलो शाम है, ठीक है, तो तुम एक प्रोडक्ट हो जिसका नाम है शाम, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो तुम एक कंसेप्ट का एक नाम हो, तो प्रोडक्ट है यानी कि तो एक कंसेप्ट है, उसका नाम है शाम, एक शाम नाम का एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो ना इस बात से। तो इन्फिनिटी जो है वो एक प्रोडक्ट है, वो एक कंसेप्ट था जिसका नाम रख दिया गया इन्फिनिटी, कि एक अनलिमिटेड चीज़, अगर कोई एक चीज़ है जो कि अनलिमिटेड तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, एटर्नल एटर्नल यानी कि अनंत काल तक जा रही है, ऐसा वाला कि अगर मैं लिखता चल जाऊँ तो मैं लिखता ही रहूँगा उसको, इतना बड़ा नंबर है वो, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम ये नहीं बोल सकते ये है वो, राइट। तो इसी वजह से मैं क्या बोलूँगा कि √2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, यहाँ पे हम कहीं दिखाते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा एरो पे दिखानी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी का कोई वो तो है नहीं कि ये ले ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी से एक छोटा नंबर है, ये इन्फिनिटी से एक छोटा सा दूसरा नंबर है, ऐसा नहीं होता है। इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारा √2 से बड़ा है, अगर किसी ने बोल दिया √2 से बड़ा है, तो ये बात तो सच है कि वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पर वो कहाँ पे जाके रुकेगा इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि x जो है वो √2 से बड़ा है, सिंपल सिंपल, या फिर √2 से के बराबर है। इसको अगर तुम्हें उस नोटेशन में दिखाना है, सेट वाली नोटेशन में, कंटिन्यूस सेट के नोटेशन में, तो तुम लेफ्ट में क्या लिखोगे, √2, राइट साइड में तुम लिखोगे इन्फिनिटी। अब √2 पे तुमने क्या बोला है, तुमने यहाँ बोला है क्लोज, तो मैंने यहाँ लगा दिया क्लोज, पर इन्फिनिटी पे तुम चाह कर भी क्लोज नहीं लगा सकते, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि अगर तुमने क्लोज लगा दिया, यानी कि अगर किसी बच्चे ने ये बोला कि x बिलोंग्स टू √2 से इन्फिनिटी तक, तो फिर वो आगे जाके ये भी बोल सकता है कि x √2 के बराबर है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बोल रहा है, पर किसने बोला कि x जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है ये तो एक कंसेप्ट है, ये तो एक नंबर है ही नहीं। अरे यार, x जो है वो अनलिमिटेड के बराबर है, ये लिखा हुआ ही मुझे अजीब सा लग रहा है एकदम, है ना। कोई मुझसे बोलेगा कि x जो है वो लेट से 7.936 के बराबर है, तो ये सुनने में इतना बुरा नहीं लग रहा मेरे को कि नंबर के बराबर है, पर x इक्वल्स टू अनलिमिटेड, ये क्या बकवास है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, इसलिए हम इन्फिनिटी के लिए जब भी लगाएंगे तो हमेशा क्या लगाएंगे, हमेशा ओपन लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसी प्रॉब्लम के अंदर अगर यहाँ पर मैं क्लोज ना लगा करके ओपन लगाता, सिंपल मैंने ओपन सर्कल लगा दिया, चलो, तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू √2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही लगना है, अब √2 पे भी क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि x जो है वो √2 भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ये सेम चीज़ माइनस माइनस इन्फिनिटी के लिए भी आपकी चली जाएगी, है ना, क्योंकि तुम्हारी नंबर लाइन तो ऐसी होती है, लेट्स से यहाँ लिखा है 2, ठीक है, किसी ने बोल दिया कि x जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है, दैट मीन्स कि x जो है वो 2 से छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या है वो, मतलब 2 से छोटा है, यानी कि 2 से ठीक छोटा, कॉमा कॉमा माइनस इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि अगर वो 2 से छोटा है तो वो इस तरफ होगा, तभी तो वो 2 से छोटा होगा, अगर वो इस तरफ हो गया तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। हमने देखा था कि नंबर लाइन के राइट साइड में जो भी चीज़ होगी वो लेफ्ट वाली से हमेशा बड़ी होगी। तो अगर मुझे पता लगाना है एक ऐसा x जो हमेशा 2 से क्या है, छोटा है, तो वो हमेशा 2 के क्या होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। अब 2 के लेफ्ट में कितने नंबर हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर हैं, यानी कि इन्फानाइट तो नंबर ही हैं जो 2 से छोटे होंगे, राइट। तो हम कैसे शो करेंगे इसको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, अगर मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ x इज लेस देन 2, तो उसको मैं ऐसे शो करूँगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा वाली बेसिक लेवल की चीज़ है, और ये बहुत लोग कन्फ्यूज़ करते हैं इसमें। अगर किसी ने बोल दिया x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो मैं कैसे बोलूँगा इस चीज़ को, तो मैं बोलूँगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, और यहाँ लगा दूंगा क्लोज, यहाँ लग दूंगा इस टाइप से करके। किसी ने बोल दिया x जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा x बिलोंग्स टू आपका -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस नोटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है, महत्व।
ठीक है, बाकी अगर अभी तुम्हें समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इनइक्वालिटीज़, तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छे से कवर कराया गया होगा, उसकी टेंशन मत लेना। वहाँ पे तुम्हें और फील आएगी कि इसका सेंस क्या बनता है ना, इसको यूज़ करने का क्या सेंस बनता है, और अभी हम इस पे जो क्वेश्चंस करेंगे ना कंटिन्यूस सेट पे, तो तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा। चलो खैर, पहले कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर सबसेट पे बाद में आते हैं ना, आफ्टरवर्ड्स सबसेट पे हम लोग बाद में आते हैं, सबसेट पावर सेट ये सब की चीज़ें है ना। अभी टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट नहीं हुए, अभी और भी आएंगे टाइप्स हमारे सेट के। पहले जितने भी हम लोगों ने कर लिए हैं, हम लोगों ने इतने तो कर ही लिए ना यार, इतने सारे हम लोगों ने कर लिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनको ज़रा इनके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ मिल जाए तो काम का। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, तुम्हें बस ये बताना है ये कौन सा टाइप का सेट है। ठीक है, अब वो कैसे निकालोगे, सॉल्व करके, जो भी इसमें इसने बोला है इसको पहले रोस्टर फॉर्मेट में लिख लो, या जैसे भी तुम्हें लॉजिक लग रहा है तो लॉजिक लगाओ। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, तुम इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो। ठीक है, ये पहले 9 क्वेश्चन हो गए, फिर ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन हो गया, ये 10वां क्वेश्चन है, ये 11वां क्वेश्चन है। इनको पॉज करके अपने आप सारे के सारे देखो और अपने आप बताइए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है, मतलब कौन कौन से टाइप के सेट हैं कि भैया ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और क्या नाम है इसका, इनमें से कौन कौन से आपके वो हैं, है ना, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी है, सिंगलटन है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, या डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, क्या होगा। और इक्वलेंट और इक्वल के मैंने 10th क्वेश्चन जो है वो इक्वलेंट और इक्वल सेट के ऊपर है शायद। ठीक है, वो तुम अपने आप देखो। हाँ भाई, तो फर्स्ट वाले में देखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और बोला गया कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका, ठीक है एक मिनट, कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर है, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर है। तो यानी कि एक्स का मैंने स्क्वायर करना है वो जो कि 3 के बराबर आ जाए, और तुम्हें पता ही है कि ये बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर इरेशनल नंबर उसने बात कर दी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वैसे इसका आंसर होगा आपके पास √3 या फिर -√3, है ना। √3 का स्क्वायर करेगा तब भी यही आएगा, -√3 का करेगा तब भी यही आने वाला है, और दोनों के दोनों तुम्हारे क्या हैं, दोनों के दोनों हमारे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो यानी कि इस सेट के कितने एलिमेंट्स हो गए, इस सेट के 2 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, 2 एलिमेंट्स हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक तुम्हारा फाइनाइट सेट है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, क्या ये सिंगलटन है, बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज़ें तो बात ही खत्म हो गई सारी की सारी। हमारा सिंपल सिंपल ये आपका एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, अच्छा क्या ये डिस्क्रीट है, बिल्कुल ये डिस्क्रीट सेट है। एक्स बिलोंग्स टू 4,5 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स तुम्हारा इस इंटरवल के अंदर आएगा। तुम्हारा ये 4 है, ये 5 है, और ओपन दे रखा है, यानी कि 4 पे भी ओपन है, 5 पे भी ओपन है, यानी इसके बीच के सारे नंबरों के लिए। पर यहाँ पर दिक्कत ये हो गई, उसने बोल दिया कि एक्स हमारा नेचुरल नंबर है। अब यार 4 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आप अगर आप रेशनल, अगर आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हो, अगर यहाँ लिखा होता है एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाता, क्योंकि 4 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, पर यहाँ लिखा नेचुरल नंबर, तो 4 से 5 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, 5, यानी कि ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्योंकि 4 से 5 के बीच में कोई भी आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब इसके बाद क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर और एक्स बोला गया है ग्रेटर देन 2। अब ये बहुत ही सिंपल सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे ये बोल दिया कि वो 2 से बड़ा है। अब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 है ना, 3, 5, 7 एंड सो, हमें पता है इसके बारे में। पर हमें ये भी पता है कि जो इवन प्राइम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। इसके आगे का कोई भी जो प्राइम नंबर होगा वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। सिर्फ एक 2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके बाद ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इसके बाद ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। और उसका एक सिंपल सा रीज़न है, लेट्स से कोई एक इवन नंबर होता जो कि प्राइम है। ठीक है, तो वो किस फॉर्मेट का लिखा जाता, 2n। भाई इवन नंबर है तो किस तरीके से लिख सकते हो उसको तुम, 2n। और 2n तो अपने आप में ही एविडेंट है कि उसका फैक्टर 2 तो हो ही गया, तो वो प्राइम नंबर कैसे है। समझ में आ रही है बात, अगर कोई इवन नंबर प्राइम हो गया तो उसके क्या फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा उसका फैक्टर, दूसरा 2 होगा क्योंकि वो इवन नंबर है, और तीसरा फैक्टर कौन सा होगा, वो खुद। ठीक है, तो लेट्स से उस नंबर का नाम p है, तो उसके 3 फैक्टर तो तय हैं एकदम, एक तो 1, 2 और फिर वो खुद। अब जो ये 2 हुआ, ये जो 2 है इसमें 3 फैक्टर कौन से हो गए, एक तो 1, एक तो 2, ये 2 किसकी वजह से आया, क्योंकि इवन तो होना ही है। और फिर p, इत्तेफाक से p जो है वो अपने आप में ही 2 निकल आया, यानी कि 1, 2 अभी 2 ही फैक्टर हो पाए इसके, इस वजह से 2 तुम्हारा यहाँ पर इवन है, एंड देन ऑल्सो इट इज प्राइम। पर अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने 4 ले लिया, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2 और 4, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, इस वजह से प्राइम नहीं है। तो ऐसा हर बार होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि 4 की जगह पे यहाँ पे 2 था, तो वो 2 और 2 कोलैप्स, मतलब इंटरसेक्ट कर गया, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, इस वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम ऐसा होता है जो कि इवन होता है। पर यहाँ उसने खेल खेल दिया, उसने बोला एक्स जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है, तो मैं तुरंत समझ गया कि वो 2 होगा। पर उसने क्या बोला, एक्स इज ग्रेटर देन 2, कि एक्स तुम्हारा 2 से बड़ा है। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 3, 5, 7 ये सब के सब तुम्हारे ऑड होने वाले हैं। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता 2 को छोड़ के, और ये मैंने अभी तुम्हें समझा दिया लॉजिकली, राइट। दैट मीन्स कि इसका आंसर भी क्या हो गया, 5, है ना, ये भी तुम्हारा आपका एम्प्टी सेट है। अच्छा, अब इधर देख लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है और बोला गया है एक्स इज अ ऑड इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो एक्स स्क्वायर 25 के बराबर, यानी कि एक्स तुम्हारा क्या हो गया,
+-5 है ना, या तो 5 ले लो या तो -5 ले लो, ठीक है। उसने बोला है कि ऑड इंटीजर है तो 5 हमारा ऑड नंबर होता है, बिल्कुल इंटीजर भी है 5 और -5 दोनों ही तुम्हारे इंटीजर है, तो फाइनाइट सेट हो गया। अच्छा फिर क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू z है और बोला है x² - 5x + 6 जो है वो 0 के बराबर है। तो आई होप सो इतनी बेसिक लेवल की तुम्हें अलजेब्रा आता होगा, है ना, कि रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, और नहीं आता तो तुम छोड़ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से, कि इस टाइप की चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। तो ये सब तुम छोड़ सकते हो अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन क्या होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी अलजेब्रा पढ़ेंगे तब देखना। तो ये तुम सीधी सीधी इसको तोड़ सकते हो x-2 x-3 के फॉर्मेट में। अगर तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी या 10th क्लास में अगर शायद तुमने पढ़ी होगी तो तुम्हें आती होगी, अगर नहीं आती तो टेंशन मत लेना, ये तुम्हें सिखाऊंगा मैं डीप में जाके, ठीक है, आगे जाके अभी, ठीक है। तो x-2 x-3 तो इसके रूट्स हो गए 2 और 3, राइट। तो बस काम खत्म। अब ये 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स हैं बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेट का आंसर क्या हो गया, 2, 3, यानी कि एक फाइनाइट सेट है। सिक्स में मुझसे बोला गया x जो है वो एक इंटीजर है और फिर x² जो है वो 36 है, यानी कि +-6, तो ये भी एक हमारा फाइनाइट सेट हो गया। फिर बोला गया है x जो है वो इंटीजर है और x² जो है वो इवन है। अगर मैंने तुम्हें ये पहले बता रखा है, अगर x का स्क्वायर इवन है, हम लोगों ने वो किया नहीं था, x का क्यूब जो है वो इवन आ रहा है, दैट मीन्स कि x इज ऑल्सो इवन। तो अगर x का स्क्वायर इवन है, अब यहाँ पे थोड़ा मामला इंटरेस्टिंग बन जाता है, दैट मीन्स कि x इंटू एक्स हो रहा होगा, x इंटू एक्स हो रहा होगा, राइट। तो अब अगर x तुम्हारा ऑड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑड इंटू ऑड, और ऑड इंटू ऑड कितना होता है, ऑड ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो 3 इंटू 7 कर लेते हैं, कितना आएगा 21, दैट इज ऑल्सो ऑड, राइट। फिर अगर मैंने इवन इंटू इवन किया तभी इवन आएगा यहाँ पर, दैट मीन्स कि x तुम्हारा क्या है, x तुम्हारा पक्का इवन है, x तुम्हारा पक्का इवन है। यानी कि जब उसने मुझसे ये बोला कि x मुझे बताना है, तो अगर मैं प्राइम नंबर्स का सेट ले लूँ जो कि अपने आप में क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है ना, प्राइम प्राइम इंटीजर्स का अगर मैं सेट ले लूँ, प्राइम कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, इवन इंटीजर्स का अगर मैं सेट ले लूँ, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसने कुछ नहीं बोला है, उसने सिर्फ z बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2n, जहाँ पे n तुम्हारा इंटीजर है, अगर मैं ये वाला सेट कंसिडर करूँ, ठीक है, तो वही इसका आंसर हो गया, है ना, इवन इंटीजर्स का। तो डेफिनेटली ये एक इनफाइनाइट आपका सेट है, ठीक है। कौन सा टाइप है, इनफाइनाइट, क्योंकि आपकी इवन इंटीजर्स तो इन्फिनिटी तक जाएंगे दोनों तरफ से। एट में देख सकते हैं x² इक्वल्स टू -2 और x हमारा एक इंटीजर है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेगा तो नेगेटिव नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, साई, है ना, एम्प्टी। x² किया और -2 आ गया, और x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इसमें आयोटा नाम की चीज़ होती है जिसका नाम होता है रूट के अंदर -1, और रूट के -1 का अगर तुमने स्क्वायर कर दिया, यानी कि आयोटा का अगर तुमने स्क्वायर कर दिया, दैट मीन्स तुमने रूट -1 का स्क्वायर कर दिया, दैट वुड मेक इट -1, राइट। तो अगर मैंने ऐसे ले लिया, लेट्स से 2 आयोटा, चलो मैंने ऐसे लिया क्योंकि मुझे वो चाहिए, चलो मैंने √2 आयोटा ले लिया, ठीक है, और मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में इनका स्क्वायर कर दिया, तो √2 का स्क्वायर होगा पहले तो, है ना, और फिर आयोटा का भी स्क्वायर होगा। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, आयोटा का स्क्वायर हमने अभी देखा कितना होता है, -1, तो यहाँ पे आ गया -1, तो ये कितना हो गया, -2, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आ रहा है, √2 आयोटा। इसका आंसर माइनस अगर तुम डाल देते हो यहाँ पर, तो माइनस यहाँ ले लो, तो अभी भी यही आंसर आने वाला है। तो यानी कि इसके दो आंसर हो गए, प्लस माइनस √2 आयोटा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स हमारा जेड में बिलोंग कर रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, है ना। इनफैक्ट अगर यहाँ पे आर भी होता ना तब भी ये साया होता, क्योंकि कोई रियल नंबर का स्क्वायर कर दोगे तब भी -2 नहीं आ सकता। अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th में क्या बोला गया है, एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइंस, एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। अब तुम सोच के देखो, एक पैरेलल लाइन जो होती है, ये शायद तुम्हें पता होगा अगर तुम्हें ज्योमेट्री आती होगी, कि अगर ये एक पैरेलल मतलब मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, मैंने एक लाइन बनाई, जो दूसरी लाइन होती है जो उसके पैरेलल होती है, उसको हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि ये एक ऐसी लाइन है जो इसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। या फिर ऐसे बोला जाता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कॉमन है, मतलब वो कॉमन कह रहा हूँ, वो आपका कांस्टेंट है। मतलब अगर यहाँ पे डिफरेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट से कि वो 5 मीटर है, लेट से वो 5 यूनिट्स है या 5 सेंटीमीटर है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी वो 5 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक तुम जाके कहीं पर भी इनका डिस्टेंस चेक करोगे ना, दोनों के बीच में हमेशा 5 ही आएगा। तो अगर हमेशा 5 आएगा, तो अगर किसी भी दो लाइनों को कॉमन लेना है अपने अंदर, क्या बोला है, पॉइंट कॉमन, अगर कॉमन होना है यानी कि मानो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएं, तो ये पॉइंट जो है ये इस वाली लाइन के अंदर भी है, L1 लाइन के अंदर, ठीक है, और ये L2 लाइन के अंदर भी है। ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से इस पॉइंट को बोलते हैं x, तो x पॉइंट जो है L1 और L2 दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए तुम्हें इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा लाइन को। पर यहाँ पर तो इंटरसेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, कभी टच ही नहीं होने वाली कभी भी है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, साई, है ना, क्योंकि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाई।
तो तुम्हें समझ में आने लग गया होगा कि टफ से टफ चीज़ बनाई जा सकती है इसमें। हमने 10 क्वेश्चन इसमें कर लिया। 11वां क्वेश्चन करते हैं ये वाला, पेयर्स ऑफ इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। तो तुम्हें बताना है कौन कौन से इसमें इक्वल सेट है और कौन से इक्विवेलेंट है। तुम्हें ए बी सी डी 4 सेट दे दिए गए। तो ए जो है उसमें जीरो एज अ एलिमेंट दे रखा है। फिर बी के लिए कुछ ऐसा बोला गया है कि इसके अंदर एक्स को हमने ऐसे डिफाइन किया है कि एक्स जो है वो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है। और फिर बोला गया है एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 5 है। यही तो मतलब हुआ इसका। तो तुम्हारा जो सी सेट है, तुम्हारा जो सी सेट है, एक मिनट, तुम्हारा जो सी सेट है वो बेसिकली कुछ नहीं, वो ये है 5। ठीक है। जो हमारा ए सेट था वो क्या था? वो था 0। ठीक है। और जो तुम्हारा डी सेट है, डी, उसमें एक्स स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर है। दैट मीन्स कि क्या क्या हो सकता है? या तो 5 हो सकता है या फिर -5 हो सकता है। ठीक है। मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ इसमें कुछ दे रखा है कि एक्स नेचुरल नंबर है या कुछ है। तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो और भी अच्छा है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं ए सेट की बात कर रहा हूँ और मैं सी सेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एन ए और एन सी जो है वो बराबर है। भाई ए के अंदर क्या एलिमेंट है? ए की एलिमेंट है। सी के अंदर भी ए की एलिमेंट है, तो ये दोनों तो बराबर है। दैट मीन्स कि तुम्हारा ए और सी जो है वो हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। वो हमारे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई इक्वल सेट का पेयर बन रहा है क्या? मैं तुम्हें बना के दिखा सकता हूँ, इसमें वैसे बन नहीं रहा है। अगर मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर, डी वाले के अंदर मैंने बोल दिया था कि तुम्हारा एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर है। तो अगर वो नेचुरल नंबर हो गया तो -5 की जो चांसेस है वो खत्म है ना। -5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर वो नेचुरल नंबर है तो। राइट। तो अब तुम्हारा डी सेट जो है और जो तुम्हारा सी सेट है, इन दोनों में आपके सेम एलिमेंट आ चुका है, 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। इनफैक्ट अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एन ए एन सी और एन डी, है ना, क्योंकि तीनों में क्या आ गया? एक एलिमेंट आ गया। तो ए सी और डी, ये तीनों की तीनों क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट हो गया, पहली चीज। दूसरा, जो सेट सी है वो सेट नंबर डी के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है ना, इक्वल सेट हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल 5 5 मतलब एक्जैक्टली सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है। कोई बोलेगा बी के बारे में कोई क्यों बात नहीं करी? क्योंकि बी को तुम देखोगे तो मानो ये 5 है, लेट से ये 15 है, तो 5 और 15 के बीच में अगर मैं ये मान लूँ कि एक्स मानो यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, तब भी यार 5 से 15 के बीच में तो 10 नंबर आ गए। सॉरी, 5 से 15 के बीच में 9 नंबर आ गए। 6 7 8 9 10 11, है ना, ऐसे करते करते 9 नंबर आ जाएंगे इनके बीच में। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि इनके अंदर मतलब 9 तो नेचुरल नंबर्स आ गए इनके बीच में। और तुम सोच के देखो, जो तुम्हारे ए सी डी हैं, इन तीनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक एलिमेंट है। ठीक है। तो इस वजह से ये इक्विवेलेंट हो रहे थे, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो ये कभी इक्विवेलेंट हो पाएगा ना कभी इक्वल हो पाएगा। इनफैक्ट अगर तुमने एक्स बिलोंग टू रियल नंबर ले लिया तो फिर 5 से 15 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, है ना। तो बात ही खत्म हो गई सारी। इसलिए बी को तो कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है, वो तो बस फालतू के लिए दे दिया उसने। चलो और कुछ देखते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, इक्वल इक्विवेलेंट। अब जरा इधर देखते हो। ये एक बहुत ही एक फंडामेंटल डिस्कशन है जो मुझे करना है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में याद हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो हमसे बोला गया है कि एक सेट है जिसको हमने ऐसे बोला है कि 3 से 5, जहाँ पे 3 पे ओपन बना रखा है और 5 पे क्लोज है। उसने बोला कि जो सेट एस है इसमें 3 बिलोंग करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा, नो। ठीक है, आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर ओपन है तो 3 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है। 4.2 क्या इसके अंदर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो 3 से 5 के बीच में है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? यस। फिर वो लगा लीस्ट इंटीजर इन एस। तो लीस्ट इंटीजर इन एस का क्या मतलब है? कि सबसे छोटा इंटीजर इस वाले सेट के अंदर क्या होगा? तो 3,5 मुझे दे रखा है इस टाइप से करके। तो अब तुम खुद सोच के देखो ना, देखो ये 3 है, ठीक है, ये तुम्हारे पास 4 है कहीं पे, ये कहीं पे 5 है। 5 पे क्लोज बना रहा हूँ मैं, क्लोज डॉट, ठीक है, और इस पे ओपन डॉट बना रहा हूँ, और ठीक है, बाकी ये अंदर का हमें लेना ही लेना है। ठीक है, ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गई नंबर लाइन पे। ठीक है ना, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब मुझसे बोला गया कि इसमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? तो सबसे छोटा इंटीजर, लीस्ट इंटीजर कौन सा होगा इसके अंदर? 4 होगा। भाई 3 तो हो नहीं सकता, है ना। 3 तो हो नहीं सकता ना, 3 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, 3 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। इस सेट के अंदर इंटीजर्स कौन कौन से हैं? एक तो 4 है और दूसरा 5 है। तो लीस्ट इंटीजर कौन सा हो गया? 4 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर इन एस कौन सा क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट एक्चुअल में क्या है? 5 है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक 6th क्वेश्चन और दे दूं, और ये थोड़ा फंडामेंटल है, मैं तुमसे पूछूंगा लीस्ट लीस्ट नंबर इन एस। ये बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसके अंदर? तो नंबर में तो मतलब वो रियल नंबर भी हो सकता है कैसा भी। तो 3 के बाद एग्जैक्टली बाद में क्या आएगा? कोई बोलेगा ये आएगा 3.00000000 ऐसे करते करते बहुत सारे जीरो, फिर आखिरी में 1। 3 के एग्जैक्ट बाद ये आने वाला है, लेट से। ठीक है। तो अगर ऐसा होता कि ये 3 के एग्जैक्ट बाद ये आता, तो फिर ये एक्चुअल में सबसे छोटा नंबर बन जाता, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर तो इससे बड़ा ही होगा, है ना।
भाई इससे ठीक बात मैंने ले लिया कि इस जगह पे कहीं पे आपका ये वाला नंबर होगा 3.001, है ना, तभी तो वो सेट के अंदर है ना। 3 के तुरंत बाद वाले जितने भी नंबर है वो सबके सब हमारे सेट के अंदर हैं, ठीक है। और 5 तक हैं, वो 5 तक हमने सारे नंबर इंक्लूड कर रखे हैं। तो तुम मुझे बताओ, क्या मेरे पास किसी भी एक रियल नंबर के तुरंत बाद एक और एग्जैक्ट रियल नंबर होता है? नहीं होता है। ये फंडामेंटल पॉइंट है कि किसी भी एक रियल नंबर के बाद, है ना, किसी भी एक रियल नंबर अगर मेरे को किसी ने दे दिया है, लेट्स से 2, तो 2 के एग्जैक्ट बाद कौन सा नंबर आएगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये। तो हम क्या बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि तुम बता ही नहीं सकते। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि एग्जिस्ट नहीं करता वो। कोई बोलेगा एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट तो करता होगा। मैंने कहा कैसे करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि तुमने जैसे ही बोल दिया कि अगर मान लो 3 के बाद ये वाला नंबर आता है तो मैंने इन दोनों का एवरेज ले लेना है। मैं क्या बोलूंगा, 3 प्लस 3 पॉइंट जो भी दे रखा तुमने इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो इनके बीच इसके इससे ठीक छोटा वाला नंबर आ जाएगा। या फिर एक काम करो, जहाँ पे 1 लगा हुआ है यहाँ पे एक 0 लगा के 1 लगा दो। बात है ना कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो अगर नहीं बता सकते तो इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं सबसे छोटा नहीं बता सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो मेरी तरफ से, 7th क्वेश्चन। अगर मैं मान लूँ कि मेरा सेट एस जो है उसमें मानो दोनों ही ओपन होते हैं, लेट्स से 3,5 5 पे भी ओपन हो जाता, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है सेट के अंदर, ग्रेटेस्ट नंबर इन द सेट। अच्छा, अगर मैं पहले वाले के लिए पूछता हूँ, चलो 7th वाला पार्ट ये एक और ले लो, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, बाकी कुछ नहीं बोल रखा है, इन एस, तो सीधे सीधे हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से बड़ा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, यानी हमने सबसे बड़ा वाला इंक्लूड कर लिया है 5, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, परफेक्ट। पर इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में क्या बोल सकते हो, अगर मैंने 3,5 पे ओपन लगा दिया, तो यार देखो, अगर अब मैं बात करता हूँ लीस्ट वाले के लिए, तो आंसर फिर से वही हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, क्योंकि सबसे छोटा मेरे को पता नहीं है। इनफैक्ट ग्रेटेस्ट नंबर इन एस है, वो भी तुम्हारा क्या आंसर हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि कुछ लोगों से अगर मैं पूछूंगा ना, तो उन लोगों का आंसर ये होगा कि 5 तो नहीं है। देखो इस सेट के अंदर 5 है क्या, क्या इस सेट के अंदर 5 है? नहीं है इस वाले सेट के अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको चलो S1 बोल देते हैं, राइट, इसको हमने S1 बोल दिया कि S1 सेट जो है मैंने अभी नया नया बनाया जो है ताज़ा ताज़ा, इसके अंदर 5 नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, दिमाग में आता है ये 4.99999, जो बिल्कुल सबसे 5 से बिल्कुल चिपका हुआ होगा, है ना, कि अगर ये 5 है तो बिल्कुल इससे बिल्कुल चिपका हुआ होगा ये वाला नंबर, क्योंकि इधर तो 4 होगा कहीं कहीं पे, तो बिल्कुल सबसे पास में होगा वो क्या होगा, 4.999, इस टाइप की चीज़। पर तुमने अगर यहाँ पे कितने 9 लिख दिए, जितने भी 9 लिखे हैं, मैं बोलूँगा एक और 9 लगा दे, ले अब ये और ज़्यादा पास हो गया। एक और 9 लगा दी, अब ये और ज़्यादा पास हो गया 5 के, राइट। तो फिर से वही हो गया कि इनफाइनाइट नंबर है हमारे पास तो, और इनफाइनाइट नाम की चीज़ तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है ना, तुम समझ पा रहे हो ना क्या क्या बारीकियों से इन्फिनिटी अंदर घुस रही है यार। पहले लगता था कि इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर अब तो समझ में आ रहा होगा कि 4.99999 ये जो चीज़ है ये अपने आप में इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो एक नंबर की इतनी छोटी सी फ्रैक्शनल वैल्यू पे इन्फिनिटी आ सकती है तुम्हारी। तो इन्फिनिटी इज नॉट अ ब्रॉड कंसेप्ट, तो ये दिमाग से निकाल दो अगर तुम्हें लगता हो कि इन्फिनिटी बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो बड़ी सिर्फ नंबर के अंदर है, ऐसा नहीं कि वो बड़ी ही होगी हर बार, वो बहुत छोटी भी हो सकती है। ठीक है, इसके हम बहुत एग्जाम्पल लेंगे सीक्वेंस इन सीरीज के अंदर, वहाँ लिया भी है मैंने। तो ग्रेटेस्ट नंबर इन एस जो होगा वो S1 जो होगा वो भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट था जो काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करेंगे, और मैंने तुम्हें सिखा दिया वो ऑलरेडी। ये 11th क्वेश्चन था, ये हमारा 12th क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, पहले अब क्वेश्चन तो खत्म हो गए, वो तो सिंपल सी चीज़ थी। तो अब देखते हैं सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, इस टाइप की चीज़ें देखते हैं। जल्दी से आ जाओ, मज़ा आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसेट और सुपर सेट, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, वरना फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हम सब लगे ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सब लिखा हुआ है, और ये सब छोड़ो, तुम पहले एग्जाम्पल देख सकते हैं सीधे सीधे। तो मान लो मेरे को दे रखा है बी नाम से एक सेट है, ठीक है, और मेरे पास एक ए नाम से मेरे पास एक सेट है। तो बी सेट से कुछ ऐसे दे रखा है मेरे को, लेट से 1 2 3 4 5, चलो बस ये दे दिया उसने। ठीक है, और ए जो है लेट से वो इधर रखा है कि 1 2 3। ठीक है, तो अब साफ साफ दिख रहा है कि इधर 1 2 3 और इधर भी 1 2 3 4 है, राइट। मतलब इधर तो 1 2 3 है ना, इधर भी 1 2 3 है। हाँ, ये बात सच है कि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, पर कंपनसेट किया जा सकता है, राइट। मतलब जितने इसमें हैं उतने तो हैं ही इसके अंदर। तब मैं बोलूँगा कि जो मेरे सेट ए है और ये जो मेरा सेट बी है, तो ये जो सेट ए है ये इसका सबसेट है। तो सबसेट को दिखाने का ये साइन होता है, ठीक है ना, ये इसका साइन है, ये डिनोट हम इसको ऐसे करेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं ऑलरेडी बी के अंदर, तो ए जो है वो तो पक्का सबसेट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात सोच के देखना, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के अंदर होने चाहिए। अगर सोच के देखा, अगर ए के अंदर ये सारे एलिमेंट हो जाए, ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, लेट से, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के पास हैं। हमने ये तो नहीं बोला कि बी के भी सारे एलिमेंट वही हैं बस, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैसे तो सही है, मतलब यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगा कि ए और जो है वो बी का सबसेट है। इनफैक्ट यहाँ तो ये भी हो रहा है कि बी जो है वो भी एक सबसेट है, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी ए के पास है। ठीक है,
तो इस वाले केस में हम लोग इस टाइप की सिचुएशन को दिखाने के लिए, क्योंकि फिजिकली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी हो रहा है सिंपल सिंपल तरीके से, राइट। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर एक डंडा बनाया जाता है इस वाली इक्वेशन को दिखाने के लिए कि या तो ए जो है वो बी का एकदम प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या हो गया कि मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसके एलिमेंट से कम है, पर इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हैं, है ना। मतलब अगर यहाँ पे 4 5 नहीं होता तो 1 2 3 रहता ना यहाँ पर ए के अंदर तो सिर्फ, राइट। तो इसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं वो इससे तो कम ही है ना, तो ये एक प्रॉपर सबसेट हो गया। पर अगर मैंने इक्वल टू वाला भी लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि भैया वो इक्वल टू वाला केस भी यहाँ पे हो सकता है। अच्छा एक और सोच के देखना है यहाँ पर, ठीक है। एक और केस, एक और सिनेरियो, मान लेते हैं कि ए के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये क्या बन गया, ये आपका एम्प्टी सेट बन गया, है ना, नल सेट। तो अगर अब मैं बोलता हूँ कि इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसके पास हैं, तो बोलोगे मतलब हाँ मतलब बोलने के लिए मजाक है, पर फिजिकली तो सही बोल रहा हूँ मैं। मतलब अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज देखता हूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है और इसके पास एलिमेंट है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि कोई भी एम्प्टी सेट हुआ वो हमेशा किसी भी सेट का सबसेट जरूर होगा, ठीक है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई सेट है बी तो उसके दो सबसेट्स तो कंपलसरी है ही है। पहला कौन सा, एम्प्टी सेट। दूसरा कौन सा, वो खुद, ठीक है, वो खुद, ठीक है ना, वो भी उसका सबसेट है। और बाकी सारे उसके बीच बीच वाले आ गए। अभी मैं इसको और अच्छे से शो करूंगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि ए जो है वो बी का सबसेट है इफ़ एंड ओनली इफ, अगर कोई भी अगर एलिमेंट ए का जो कि कैपिटल ए यानी कि कैपिटल ए सेट में एग्जिस्ट करता है तो फिर वो एलिमेंट पक्का है कि वो बी के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा। सॉरी यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ये लिखना भूल गया मैं, एक मिनट गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा है इसका मतलब ये था मेरा कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है लेट से, तो अगर कोई एलिमेंट ए है जो कि कैपिटल ए हमारे सेट के अंदर है तो वही जो एलिमेंट होगा ए वो बी के अंदर भी पक्का होगा, ठीक है, ये मतलब है हमारा। तो इस वाला ये जो साइन बना रखा है मैंने, इसको मैंने पहली बार यूज़ किया तो इस साइन को बोलते हैं इम्प्लाइज डैट, राइट। तो इम्प्लाइज डैट का मतलब होता है इसका मतलब है, ठीक है। इस ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज डैट का मतलब क्या है, इम्प्लाइज डैट का मतलब ये है कि इसका मतलब है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ये है कि ए जो है वो बी में भी होगा, तो इसका मतलब है, इस चीज़ को मैथ्स में लिखा जाता है इस साइन के थ्रू, ठीक है। आई थिंक सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज़ तो, ठीक है। और अगर मैंने ये वाला लगा दिया नॉट इम्प्लाइज का साइन, मतलब मैंने कुछ नहीं बनाया, ये वाला साइन बना दिया और उसका यहाँ पे कट्टम काट कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो इम्प्लाइज का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये है, फिर नॉट इम्प्लाइज का क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब ये नहीं है। चलो तो इसके बेसिस पे मैंने तुम्हें कुछ यहाँ पे कुछ फन सी प्रॉब्लम लिख रखी है, तुम्हें अपने आप बताना है कि ये सही है गलत है क्या है, ठीक है। चलो अगर मुझे दे दिया कि ए जो है वो बी के बराबर है, बी जो है वो सी के बराबर है, तो दैट मीन्स कि ए और सी बराबर होंगे। तो क्या ये बात सच है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, और हमसे बोला गया कि फिर ए जो है वो सी के बराबर नहीं होगा, यहाँ लिखा है नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है, तो ये तुमने गलत बोल दिया यार, इसका मतलब तो यही था, राइट। चलो ठीक है परफेक्ट। अच्छा अब इसके आगे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जो है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो है वो पक्का 2 होगा, गलत। क्यों, क्योंकि अगर एक्स को अगर मैं -2 ले लूँ उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो ये मतलब तो नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अगर मुझे दे रखा है तो इसका ये मतलब है कि एक्स जो है वो -2 है ना, गलत बात, 2 भी तो हो सकता है ना, एक्स इक्वल्स टू 2 में क्या दिक्कत है। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4 है तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो +-2 हो सकता है, यानी कि या तो 2 हो जाए या तो -2 हो जाए। मैंने कहा अब तुमने सही बात करी एकदम, अब तुमने पूरी बात करी यहाँ पर, परफेक्ट। एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स जो है वो -4 है, हाँ सही है ना, सिर्फ ये मतलब तो नहीं है कि -4 है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम बस फील के साथ जाया करो, तुम बस हिंदी समझा करो। चलो खैर इसको छोड़ो, अब इधर आ जाते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये मैं तो समझा दिया, ठीक है। कि अगर मान लो लेट से एक सेट है हमारे पास कि भाई 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और एक और मैंने सेट ले लिया उसमें एग्जैक्टली इतने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर है, तो बस इतनी बात सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। पर हमें जब हमने सही से नोटिस किया तो समझ में आया कि एक्चुअल में ए और बी क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम इसको ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। चलो बढ़िया, तो ये बात समझ में आ गई कि अगर एक सेट है तो वो अपना भी सबसेट अपने आप में हो जाता है। नल सेट हर एक का सबसेट होगा, है ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो तो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो तो है ही। प्रॉपर सबसेट का मैंने तुम्हें बता ही दिया था। प्रॉपर सबसेट तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी ने बोल दिया कि ए जो है वो उसका प्रॉपर सबसेट है बी का, दैट मीन्स कि जो एन ए होगा और जो एन बी होगा, है ना, एन ए एन बी मतलब कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होंगे, तभी हो पाएगा, वरना तो हो नहीं पाएगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 मान लेते हैं ए को, ठीक है, और बी को मान लेते हैं 1 2 3 4
तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, दैट मीन्स कि ये सबसेट तो हो ही गया। और दूसरा इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। अब ये चीज़ ना बड़ी अलग टाइप की, बड़ी एपिक है एक्चुअल में अपने आप में ही, तो मज़ा आएगा उसको समझाने में भी मज़ा आएगा। चलो हाँ भाई, तो सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं इस चीज़ को। लेट्स से मैंने कोई सेट कंसिडर किया, ए इक्वल्स टू कोई सिंपल सा ले लेते हैं 1 2 3 4। मानो किसी ने मुझसे ये बोल दिया कि यार ये जो सेट है 1 2 3 4, इसके मुझे सारे के सारे सबसेट बता। तो एक तो सबसेट वही हो गया, ठीक है, एम्प्टी सेट। एक क्या हो सकता है कि मैं एक एक करके ले लूँ, ये एक सेट हो गया, वन नाम से एक सेट हो गया भाई, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है वन। एक सेट लेते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसका नाम है टू, ठीक है। फिर एक और सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है थ्री। ऐसे एक और होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा चार, ठीक है। वरना एक और टाइप का बना सकते हैं। तो हमने एक एक वाले ले लिए, पहले हमने क्या लिया जीरो एलिमेंट्स, फिर हमने क्या लिया एक एक एलिमेंट वाले ले लिया हम लोगों ने। अब हम लेंगे दो दो एलिमेंट वाले, यानी कि 1 2 ले लो, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, या तो 1 2 ले लो, या तो 1 3 ले लो, या फिर 1 4 ले लो, ठीक है। एकदम सिस्टमैटिकली चलते हैं इस वाले केस में। अच्छा, अब 2 1 ले सकते थे, पर 1 2 बोलो चाहे 2 1 बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो 2 3 ले सकते हो और 2 4 ले सकते हो, है ना। तो 2 3 और आपका 2 4, राइट। फिर क्या हो सकता है, अब मैं 3 2 लूँ या 3 1 लूँ, तो वो तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना। चाहे 2 3 बोलो चाहे 3 2 बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। चाहे 1 3 बोलो चाहे 3 1 बोलो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो हम 3 4 ही ले पाएंगे सिर्फ और सिर्फ। तो बस ये आपके दो दो वाले आ गए सारे के सारे, ठीक है। अब बात करते हैं 3 3 वालों के। तो अगर मैं बात करता हूँ 3 3 के लिए, तो 3 3 में हम क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे सबसेट लिख रहा हूँ मैं लाइन से। 3 3 वाले में क्या कर सकता है, 1 2 3, ठीक है। एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है 1 2 4, मैंने बस 3 हटा के 4 लगा दिया। एक और बन सकता है 1 3 4, मैंने 2 को हटा दिया इस बार, ठीक है। और इस बार मैं 1 को ही हटा दे रहा हूँ, छुट्टी करो, 2 3 4, बस इसके आगे कुछ भी नहीं बनेगा, बस यही बनने वाले हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इतने ही बनेंगे, इसके आगे कुछ नहीं बनेगा, ये मैं कैसे सोचूंगा। तो यार एक्चुअल में ना ये वाली चीज़ हम सीखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। एक चैप्टर होगा, आगे जाके पढ़ोगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर होगा, उसका नाम होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसके अंदर हम लोग ये चीज़ सीखते हैं। मतलब उसमें क्या है ना, जैसे 1 2 3 4 है, तो अगर तुम्हें चार चार का ग्रुप बनाना है, तो तुम चार में से, सॉरी तुम्हें तीन तीन का ग्रुप बनाना है ना। देखो ना 1 2 3, ये सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स हैं, हमें तीन तीन के बनाने थे। तो चार में से तीन चुनने के कितने तरीके, मतलब ये पीएनसी की लैंग्वेज है। अगर किसी ने मेरा पीएनसी पढ़ रखा है तो वो बस हंसते हंसते बता देगा, है ना। किसी ने अगर फील के साथ पढ़ रखा है तो उसको समझ में आ जाएगा। तो 4 C1 का वैल्यू आएगा 4। तो तुम देखते हो यहाँ पे तुम्हारे पास चार ही आया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जो तुम्हें पीएनसी जो है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एन सी, मैं एंड को एन लिख दिया यहाँ पर, तो पीएनसी, ठीक है। तो मतलब पीएनसी जो है ये आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से समझा देता है कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। तो बहुत ही फिजिकल में, मतलब अगर आप तुम देखोगे इसका प्रैक्टिकल यूसेज बहुत है, पर जब हम ये पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, और भी सबसेट बन सकता है इसमें कोई, और कौन सा सबसेट बन सकता है, और एक वो खुद बन सकता है ना। तो ये हमने एक ये बन गया, और एक हमारा कौन सा बनेगा, 1 2 3 4। तो एक ये जो मेरा सेट था, इसके कितने सबसेट बने, पहला ये बना, फिर है ना 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके टोटल सबसेट कितने बने, 16 सबसेट बने। और 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूँ तो 16 आता है, ठीक है। अब देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर यहाँ की जो 4 है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये एन है। एन मतलब जो तुम्हारा एन ए बेसिकली, ठीक है ना। क्या, एन ए मतलब कि बेसिकली तुम्हारा जो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमने देखा भी 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 4 आंसर आएगा 16। तो तुम या तो ऐसे करो पूरा दिमाग लगा करके, या फिर एक सेकंड में तुम बता सकते हो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कि 2 की पावर एन आएगा। आपको बोलेगा ये 2 की पावर एन आया कहाँ से, मैं कैसे मान लूँ 2 की पावर एन आ गया, अरे मैं कैसे मान लूँगा ये, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो तो पीएनसी से ही दे सकता हूँ मैं यार, ठीक है। तो अभी के लिए तुम बस इसका प्रूफ अपनी कॉपी में लिख सकते हो चाहो तो, अगर नोट बना रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट खींच रहे हो, जो भी है तुम अपने पास रख सकते हो। जब पीएनसी सीखोगे तो तुम्हें ये बच्चों का खेल लगेगा। मैं समझा दे रहा हूँ, जिसको पीएनसी आता होगा वो एक बार में समझ जाएगा, ठीक है। तो सुनो भाई, जिसको आता है उससे बात चल रही है इस टाइम पे मेरी। तो सुन, मान ले, ठीक है, मैं अभी सिर्फ उससे बात कर रहा हूँ जिसको पीएनसी ऑलरेडी आता है, या फिर जिसने मेरा पीएनसी देख रखा है बाई चांस, ठीक है। मतलब उसने मान लो पहले देख लिया था, वरना तो कोई चांस है नहीं कि तुमने पीएनसी का भी देख लिया होगा, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। तो जो भी है, मतलब अगर तुम कभी वापस आओगे या फिर तुम्हें ये डेफिनेशन सीखनी है कि कभी तुम जब रिवाइज करोगे या कुछ भी, तब तब तुम समझ सकते हो। तो मैं जल्दी से समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तुम्हें इसका प्रूफ समझना है ना, तो तुम्हें पहले तो पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। और इस वाली चीज़ को मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पढ़ा भी रखा है एक्चुअल में। अगर तुम मेरा वो लेक्चर देखते हो पीएनसी का, एक लेक्चर है 3 घंटे 45 मिनट का, ठीक है ना। उस लेक्चर का नाम है डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। उस लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ पूरी एक्सप्लेन कर रखी है
कि तुम्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, तो वो बहुत आराम से मैंने बढ़ा रखा है वहाँ पे। एक बार मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा वो देख रखा हो शायद, वरना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि तुमने देख रखा होगा वो, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम कहीं पीछे तो ना छूट जाए, वैसे ना हो जाए। मतलब वो कोई 12th वाला बंदा है ना, उसको पीएनसी आता है और वो अभी रिवाइज कर रहा है मेरे से 11th इस टाइप से है, या फिर कोई बंदा 11th में ही है और उसने गलती से पहले पीएनसी देख लिया, जो भी है, या फिर कोई बंदा 11th में है और पूरा स्टार्टिंग से मेरे साथ चल रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो इसका प्रूफ छोड़ सकता है। फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ऐसे समझो लेट्स से कि हमारे पास ए वाला सेट है, 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4 से थोड़ा वो रह जाता है, तुम थोड़ा कॉमन ले लो, चलो ए बी सी डी ले लेते हैं, चलो ठीक है ना, ए बी सी डी। तो अब मानो अब मैं ये मेरा जो ये ए वाला एलिमेंट है, इसको मैं दो जगह पे डाल सकता हूँ। लेट्स से मैं एक सबसेट बना रहा हूँ, एक मैं सबसेट बना रहा हूँ जिसका नाम है बी, ठीक है। तो या तो मैं इस बी के अंदर डाल दूँ, या फिर मेरे पास एक खाली बैग है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक बैग है जिसमें तुम उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर ये ए एलिमेंट इसके अंदर आ गया, तो इस सबसेट के अंदर आज के टाइम पे ए है, ठीक है, और इस बैग के अंदर कुछ भी नहीं है, सही है। तो इसके पास ए के पास कितने ऑप्शन थे, इसके पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, इसके पास दो ऑप्शन थे। फिर अब जो लोग को पीएनसी आता है, तो फिर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो पीएनसी में सीखते हैं, पर फिर का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मैं बी के पास गया, बी से मैंने फिर से वही सवाल पूछा कि तू सबसेट के अंदर जाना चाहता है या फिर बैग के अंदर। लेट से बी ने बोल दिया कि मैं बैग के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, चलो लेट से बी इधर आ गया, पर अभी भी हमने इसको ऑप्शन तो दो ही दिए थे, तो इसके बाद दो ऑप्शन आ गए। फिर सी के बाद भी दो ऑप्शन है, डी के बाद भी दो ऑप्शन है, इस वजह से यहाँ पे दो की पावर चार आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट से एन एलिमेंट्स होते तो यहाँ पे क्या रहता, टू के बाद एन, इसलिए एन आ गया, ठीक है। पर अब कोई सोच रहा होगा कि एक्चुअल में सबसेट कैसे बन रहा है इसमें। तो लेट से बी इसके अंदर चला गया था हमारा, और मैंने सी से पूछा, लेट से सी भी सी के अंदर चला गया, डी भी सी के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब मेरे पास एक सेट मिल चुका है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, कौन सा वाला, ए वाला, राइट। अब एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं, उसके अंदर क्या होता, लेट से ए जो है वो इसके अंदर चले जाता, बी जो था वो इसके अंदर आ जाता, ठीक है। तो इस वाले सेट के अंदर क्या होता, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी होता, और लेट्स से सी और डी वापस अपने बैग में चले जाते। तो फिर से मेरा जो सबसेट बी है, इसके बाद एक और सबसेट आ जाता, दैट इज बी, ठीक है। लेट्स से एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं जिसमें चारों के चारों बैग के अंदर चले जाते, तो इसके अंदर क्या आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो उस सेट को मैं क्या बोलता, उस सेट को मैं फाइव बोलता, ठीक है। फिर एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि लेट्स से ए वाले ने चुना ये वाला सेट ही चुन लिया, बी ने भी लेट्स से ये वाला चुन लिया, और सी और डी ने फिर से बैग में चले गए, इन लोगों को बैग ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। तो ये कौन सा सेट बन गया हमारा, ये हमारा बन गया ना ए कॉमा बी वाला सेट बन गया ये, ठीक है। अच्छा, एक और क्या बन सकता है कि लेट्स से बी इसमें आ गया, सी इसमें आ गया, और लेट्स से ए और डी जो है वो दोनों बैग में चले गए, तो अब ये कौन सा सेट बन गया, ये बन गया बी और सी वाला, ठीक है। ऐसे सोहन वाला बन जाएंगे, ठीक है। एक और क्या बन सकता है कि चारों जो हैं ए बी सी डी, ये चारों के चारों इसके अंदर आ जाए और इस बैग के अंदर कुछ ना है, ठीक है। तो वो कौन सा सेट हो जाएगा, हो जाएगा ए बी सी डी, राइट। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे सबसेट बन जाएंगे, और उनका एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, टू की पावर एन होगा। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था उतना मैंने कर दिया, बाकी जिसको पीएनसी आता होगा वो बहुत आराम से इसको समझ के निकल जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, चलो खैर, अभी के लिए तो बस तुम रट सकते हो इस चीज़ को कि यार अगर एन एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टू की पावर एन बनेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर भी है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका इंटीजर का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, और आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर इसका एक पार्ट है, राइट, तो वो इसका एक सबसेट है। सिमिलरली अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूँ, तो जेड जो है वो इसका सबसेट है, राइट। सिमिलरली जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर के सबसेट है, जैसे कि इरेशनल नंबर जो है वो भी क्या है, रियल नंबर के सबसेट है। अच्छा, क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर का सबसेट है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि रूट टू किसी भी हालत में तुम्हारा नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे, तो तुम उसकी टेंशन मत लेना। अब क्या बोला है मुझसे, इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जो मैंने तुमसे बोला भी था कि अगर ए के अंदर लेट से ये है ए बी और सी, ठीक है, और जो बी है लेट से उसमें भी यही है ए बी सी, तो बाय डेफिनेशन में ये बोलूंगा कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर है, तो ए जो है वो इसका एक सबसेट हो गया बी का। अब दूसरी तरफ से आया मैं, दूसरी तरफ से मैंने क्या बोला कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, तो किसी और आदमी ने क्या बोल दिया कि बी द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर किसी ने ये बोल दिया ना कि नहीं दो सेट ऑफ ले, ये दे रखा है, मानो ये चीज़ दे रखी है कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब ए और बी जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, सिंपल। आ जाइए साहब नीचे बढ़ जाते हैं। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, मतलब कंपेयर कैसे कर सकते हो तुम दो सेट्स को, तो वो समझाता हूँ, तो मैं अभी रुको, ठीक है। तो तुम इसको ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। मेरे पास लेट्स से है ए बी और सी, ठीक है, और जो बी सेट है लेट्स से उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ए है, बी है, पर सी नहीं है उसमें, लेट्स से पी और क्यू है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए जो है वो बी का सबसेट है, नहीं बोल सकता, क्योंकि जो सी है वो बी के अंदर नहीं है। सिमिलरली मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, राइट, क्योंकि ए बी में मतलब पी क्यों नहीं है ए के पास। अच्छा, ए और बी बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट, ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल होती तब मैं बोलता कि वो क्या है, कंपेरेबल है, सही है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका एक केस दिखा देता है तुम्हें जिसमें ये केस हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे ए जो है वो लेट से है वही ए बी सी, राइट, और बी जो है लेट से वो हमारे पास है ए बी सी डी, सिंपल।
तो अब तुम्हारा ये जो ए है ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, तो बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा एक और सिनेरियो कंसिडर कर सकते हो, ये वाला डी कॉमा ई। अब क्या हो गया, अब बी जो है वो ए का सबसेट हो गया, तो ये भी कंपेरेबल केस है। मतलब कि अच्छा एक और सिनेरियो क्या हो सकता है कि लेट्स से इसके अंदर भी ई है, तो अब ये दोनों क्या होगा, अब ये दोनों बराबर हो गए। तो या तो ए बी का सबसेट हो जाए, या बी जो है वो ए का सबसेट हो जाए, या यहाँ पे ऐसे बना दो, ठीक है, या ए और बी जो है वो बराबर हो जाए। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दो सेटों के लिए, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट कंपेरेबल है। सही, कंपेरेबल क्या मतलब, सीधे तुम ये बोल सकते हो ये वाला सेट बड़ा है ये वाला छोटा है, बस इसको बोलते हैं कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट पे। तो यूनिवर्सल सेट के लिए क्या बोला जाता है, अ सेट दैट इज अ सुपर सेट ऑफ एवरी पॉसिबल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। अब तुम पहले पूछोगे सुपर सेट कहाँ से आ गया, तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे सुपर सेट का मतलब क्या है। कुछ नहीं, देखो अगर मैंने बोला कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए को मैं क्या बोलता हूँ, ए को मैं क्या बोलता हूँ, सबसेट, ठीक है, तो मैं बी को क्या बोलूँगा, बी को मैं बोलूँगा सुपर सेट, खत्म बात, इतनी सी बात है। ठीक है, आई होप सो इसमें भी तुम्हें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें क्या लिखवाऊँ मैं तुम्हें, है ना, तो बस वही ए तुम्हारा सबसेट है, बी तुम्हारा सुपर सेट है। ठीक है, तो क्या बोला गया, अ सेट दैट इज अ सुपर सेट ऑफ एवरी पॉसिबल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट डिनोटेड बाय एस और यू और दिस साइन, ओम का साइन ये। ठीक है, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट से मेरे को एक सेट दे रखा है ए, ये मेरे को सेट दे रखा है, बी एक ऐसा सेट दे रखा है, और सी जो है वो इस टाइप से सेट दे रखा है। ठीक है, तो जो ये मैंने यू है, यू मतलब कि ये जो यूनिवर्सल सेट में बना रहा हूँ इस टाइम पे, अच्छा यू ना अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे यू लिखा हुआ हो तो अपने आप मान लेना यूनिवर्सल सेट है, जब तक क्वेश्चन तुमसे बोले ना। ठीक है, क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा कि इस यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है। अभी तुम उसी हेडिंग के नीचे बात कर रहे हैं, तो तुम अभी मान के चलो कि ये यू जो है ये एक्चुअल में यूनिवर्सल सेट की ही बात हो रही है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं बस ये बोलूँगा कि एक ऐसा सेट बना, ठीक है, एक ऐसा सेट बना जिसका ए बी सी ये तीनों के तीनों उसके सबसेट होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल तुम क्या बना सकते हो, 1 2 3, ठीक है, ये ए के एलिमेंट्स हो गए। अब बी के एलिमेंट लिख लो, 2 तो ये तो ऑलरेडी अपने पास है, ठीक है, तो 4 5 6, फिर 1 3 हमारे पास ऑलरेडी आ गया, 5 भी आ गया, चलो 7 भी लिख लो। अब ये जो तुमने सेट बनाया है ना ये यूनिवर्सल सेट है। क्यों, क्योंकि इसके ये जो सेट है ये ए का क्या है, सुपर सेट है, बी का भी क्या है, सुपर सेट है, और सी का भी क्या है, सुपर सेट है। कहते हैं सबका माई बाप है, सबका बाप है। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो भी इसका सबसेट है, बी जो है वो भी इसका सबसेट है, सी जो है वो भी इसका एक सबसेट है। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक और बना सकता हूँ, लेट से मैंने ये बना दिया 1 2 3, है ना, 4 5 6 7, लेट से मैंने इसके आगे 8 और 9 और लिख दिया। क्या फर्क पड़ रहा है, अरे दो एलिमेंट्स, तुम कहोगे दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा क्यों लिखे, मैंने कहा अरे तो अभी भी हमारा पर्पस तो सॉर्ट आउट हो रहा है ना। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है कि ए जो है वो इसका सबसेट होना चाहिए, बी जो है वो भी इस सेट का सबसेट होना चाहिए, और जो सी है वो भी इसका सबसेट होना चाहिए, तो वो अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। राइट, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट बस इतनी सी चीज़ है कि तुम्हें एक ऐसा सेट चाहिए जो कि हर पॉसिबल जो सबसेट बन सकता है उसका आपका सुपर सेट हो वो। ठीक है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, तो तुम्हारा नेचुरल नंबर्स के केस में तुम्हारा जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि मैं पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो एक सेट क्या बन जाएगा, ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन। राइट, फिर ऐसे किसी एक और बंदे ने सेट बना दिया कि मैं सारे प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा 2 3 5 7, ठीक है ना, 11 13 एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। किसी ने बोल दिया मैं सारे ऑड, है ना, ऑड पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसने ये लिख दिया 1 3 5 7 एंड सो ऑन। मैंने कहा जितने भी सबसेट बन सकते हैं, पता नहीं कितने बनेंगे, कोई बोलेगा कि 3 की टेबल लिख दे, है ना, क्या रहेगा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, 3 की पूरी टेबल इन्फानाइट तक। तो ये सारे तो बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। तो इन सबका माई बाप, इन सबका पापा कौन होंगे इन सबके, है ना, इन सबका यूनिवर्सल सेट कौन होगा, नेचुरल नंबर का सेट, जिसमें सब कुछ है, उसके अंदर तो सब कुछ है, 1 2 3 4 पूरा पूरा। सही है, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर मैं पॉजिटिव साइड के इंटीजर में चले जाऊँ तो फिर तुम्हारा यू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है ना। अगर मैंने बोला कि मैं इवन पॉजिटिव की जगह मैं बोलूँ कि इवन इंटीजर है, यानी कि -2 -4 भी हमारे सेट के अंदर है। लेट्स से ऑड इंटीजर हो गए, प्राइम इंटीजर हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, या फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर मैंने इस टाइप के किसी ने सेटों के बारे में बात करी, ये सब, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, सेट है, सेट है, राइट। तो ये इन सब सेटों का माई बाप कौन होगा, इन सब सेटों का कौन होंगे पिताजी इनके, आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा इस वाले केस में, इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, ठीक है ना, इंटीजर्स का सेट। ओके, अब इधर आ जाओ, x बिलोंग्स टू 7 से 25, x बिलोंग्स टू 7 से 25। ये समझ पा रहे हो कि गजब की चीज़ बोल दी मैंने यहाँ पर, क्योंकि 7 से 25 मैंने बोला, और x क्या है यहाँ पे तुम्हारा रियल नंबर है। क्योंकि अगर वो रियल नंबर हो गया तो 7 से 25 के बीच में तुम सोच के देखो, नंबर लाइन बनाओ ज़रा, ये 0 है, ये 7 है, ये 25 है, ठीक है, ये 25 है। तुम सोच के देखो कि 7 से 25 के बीच में, 7 से 25 के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स, अनलिमिटेड, गिन नहीं सकते उनको, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है वो। तो अब यार अगर मेरे को इतनी इन्फिनिटी लेवल की बात करनी है तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए, सीधे सीधे रियल नंबर, खत्म बात। यहाँ अच्छा ये बात ये ज़रूर हो सकती है कि तुम्हारा यू को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सेट में लूँ जिसमें एक्स जो है
वो लेट से चलो 6 से 26 तक है। चलो अब ये जो वाला जो सेट है 6 से 26 वाला, उसमें से जो ये वाला सेट है 7 से 25, क्योंकि तुम सोच के देखो 6 कहाँ पर है, 6 हमारा यहाँ पर है और 26 कहाँ है, वो इसके आगे है। तो जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वो पूरा इतना बड़ा है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात हो गई कि हमारा वाला सेट कितना था, हमारा वाला सेट जो सिर्फ इतना था, तो इतना वाला जो सेट था वो इसका पार्ट आ गया, तो हम यूनिवर्सल सेट को ये भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली सीधी बात ये है कि तुम्हें सुपर सेट सोचना है। किसी ने बोलते तुम्हें एक सेट दे दिया और बोला इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो तुम कॉमन सेंस की बात है, तुम्हें अगर उसने बोला 7 से 25 तो तुमने क्या ले लिया, उससे और बड़ा। किसी ने बोल दिया कि इसके अंदर लेट्स से 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट्स हैं, तो मैंने क्या ले लिया, मैंने मान लो 10 एलिमेंट का सेट ले लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल, बस ये करना है इसमें, ठीक है। चलो फॉर अ सेट ऑफ वाउल्स, ठीक है, चलो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो यार वही है ना ए बी सी डी, सिंपल भाई यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ए बी सी डी। तूने क्या लिया, वाउल्स का सेट क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और उनको छोड़ के जितने भी वो सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स। तो अब ये दोनों के दोनों क्या है, सबसेट्स हैं, तो इनका सुपर सेट कौन होगा, पूरी इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट में अगर 26 लेटर्स हैं तो उस पूरे का सेट मैंने ले लिया, खत्म बात। अब तू बनाता रहे जितने तेरे को सबसेट बनाने हैं, कि एक छोड़ के एक वाले, है ना, कि लेट्स से तूने एक और सेट बना लिया ए कॉमा सी कॉमा ई, है ना, कॉमा जी एंड सो ऑन। तुम्हें जो तुम्हें बनाना है बनाते रहो। अब तो हमारा काम हो चुका, हमने यूनिवर्सल सेट ऐसा ले लिया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। अब देखते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है आपका, लेट ए बी अ सेट, ठीक है, देन द सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एज एलिमेंट्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब सिंपल सा है, पहले मैं तुम्हें यहाँ से समझाता हूँ, इसको छोड़ो। मान लो कि तुम्हारा एक सेट है ए जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 6, एक मिनट 2 की बार 6 ये थोड़ा होता है, 2 की बार 3 यानी कि 8, राइट। तो पहला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा 5, दूसरा क्या हो जाएगा 1, फिर 2 3, फिर क्या हो जाएगा 1 2 वाला एक सेट होगा, फिर 2 3 वाला एक सेट होगा, फिर 1 3 वाला होगा, फिर आपका 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 8 सेट्स होंगे। तो अब मैंने इन सेटों को भी, मानो ये जो एक सेट है इसको मैंने एज अ एलिमेंट कंसिडर कर लिया। जैसे अगर मैं एक सेट बना रहा हूँ, ये जो मेरा ए सेट है, यहाँ पे मार हट जा रहा है कर्ली ब्रैकेट, तो ये 1 2 3 क्या है, इसके एलिमेंट है। तो ऐसे ही ये जो मैंने सेट बनाया है, ये मैंने ए का क्या बना दिया, पावर सेट बना दिया। तो ये जो पावर सेट है, ये इसको एक वो दी गई है कि तुम इस, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सेट हो सकता है। समझ में आ रही है बात, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट्स से एक ए सेट है जिसके अंदर ए बी सी इस टाइप से एलिमेंट्स हैं, तो ये ए बी सी तो बस एलिमेंट्स होते हैं ना। पर जो पावर सेट है, जो पावर सेट है, इसके अंदर एक और सेट हो सकता है, लेट्स से ए कॉमा बी, है ना, एक और भी सेट हो सकता है, लेट्स से ए, इसके अंदर एम्प्टी सेट भी हो सकता है, इसके अंदर खुद भी हो सकता है, लेट्स से ए बी सी। समझ में आ रही है बात, तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा इसके अंदर। शिट, समझ में आ गई होगी पावर सेट क्या होता है, कि सिंपल जो ए हमारा सेट है, जो हमारा ए सेट है, उसको बस बेसिकली आपका उसके सारे सबसेट्स का एक सेट बना दिया हमने, उसको हम बोलते हैं पावर सेट, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि इस पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो क्या आंसर दोगे। अरे जो हमारा ए सेट है लेट्स से उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। ए के अंदर लेट्स से हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल सेट्स कितने बनते हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इस 8 सेटों का ही तो कलेक्शन को मैंने अपना पावर सेट बोला है। तो पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n क्या है, n एक्चुअल में जो तुमने जो सेट लिया है a, उसका उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो लेट्स अगर मैंने अपना a जो है वो मैंने 5 ले लिया लेट्स से, मतलब कि मैंने a को क्या ले लिया, मैंने a को 0 एलिमेंट वाला सेट ले लिया, ठीक है, इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जो पावर सेट होगा, जो पावर सेट होगा उसका, उसके अंदर कौन सा सेट होगा, उसके अंदर एक सेट जरूर होगा जिसका नाम होगा 5, क्योंकि मैंने क्या बोला, कोई भी सेट हो, लेट्स से उस सेट का नाम है ए, तो उसके 2 सबसेट पक्का होते हैं, एक तो 5 और एक वो खुद। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 की, तो इसके भी 2 सबसेट पक्का होंगे, एक तो 5 और एक वो खुद, जो कि इत्तेफाक से 5 ही है, यानी कि एक ही चीज़ आ गई, राइट। तो जो पावर सेट होगा 5 का, जो 5 का पावर सेट होगा, उसके अंदर बेयर मिनिमम एक 5 तो होगा ही होगा। यानी कि बेसिकली हमारा ये जो सेट है, हमारा जो ये सेट है, इसकी बाउंड्री के अंदर एक एलिमेंट तो आएगा ना, तो इसलिए इसके अंदर एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि एक 0 एलिमेंट वाले सेट के अंदर जो है उसका भी पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट तो होता ही होता है, ठीक है। और वो इस फॉर्मूले से भी एविडेंट था, क्योंकि इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 0, दैट इज एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, और वो कौन सा होगा, वो ये होगा, राइट। इस पर हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात कर सकते हैं जो मैंने कहीं लिखी होगी पक्का, आई होप सो यहाँ लिखी हो, मैंने पहले से, वरना लिखना पड़ेगा। हाँ जी लिख रखी है पहले से, ठीक है। चलो समझाते हैं इसको। छोटी सी चीज़ बताओ, लेट से मैंने एक सेट कंसिडर किया, उस सेट का नाम है लेट से ए, और उस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है लेट से ए, उस एलिमेंट का नाम है। तो इसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बेर मिनिमम एक तो 5 जरूर होगा एम्प्टी सेट, और एक वो खुद होगा, ठीक है ना। अब बाकी देखो एक वो खुद होगा, वो हमने पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और क्या होंगे, और हमारे पास एक सेट और होगा मतलब जो इनके बीच बीच के होंगे, पर बीच बीच वाले क्या होंगे भाई, एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट में क्या बनाएगा, या तो कुछ नहीं होगा या एक एलिमेंट होगा। अगर 2 एलिमेंट होते तो मैं फिर भी सोचता कि पहले मैं ऐसे, मानो अगर ऐसे होता ए कॉमा बी,
तो मैं क्या बना सकता था, एक में 5 बनाता, दूसरे में क्या बनाता ए, ठीक है। और क्या बन सकता है, और इसमें बी बनेगा, और एक हमारा एक उसका एज इट इज वही बन जाएगा ए कॉमा बी, राइट। तो ये इसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। पर इस वाले में क्या बन सकता है, मैक्सिमम ये बन सकता है, राइट है, परफेक्ट है, बढ़िया, ठीक है। अब जरा जो मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, ठीक है। तो अगर मैंने पी फाइव मैंने डिस्कस कर ही चुका हूँ मैं, कि अगर मैं फाइव का, ठीक है, अगर मेरा एक सेट है ए जिसका जिसके जिसका जो कि एक्चुअल में एक नल सेट है, ठीक है। तो अगर मैंने उसका पावर सेट ले लिया, यानी कि मैंने पी फाइव कर दिया, दैट वुड मेक इट दिस, है ना, उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा। अब ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना यहाँ पर, ये ऐसे मान सकते हो कि इस पी फाइव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तुम इसको ऐसे कंसिडर करो कि एक सेट लेते हैं बी, और वो है लेट से इस तरीके से वो सेट है बी, ठीक है। अब मैंने इसका पावर सेट किया है, पी बी किया है, तो वो जो पी बी होगा ना वो इसके बराबर होगा, क्योंकि मैंने इस पूरी को ही तो बी माना है, तो पी बी, राइट। तो वो किसके बराबर होगा, जो पी बी होगा वो एक्चुअल में इसका आपका वो हो रहा होगा, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब तुम सोच के देखो कि ये बिल्कुल ऐसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा होता बी के अंदर लेट से एक एलिमेंट है ए, तो इसके क्या सबसेट होते हैं। अगर मैं तुमसे बोलता कि इसके सबसेट का सेट बताओ, तो एक तो वो 5 हो जाता, और दूसरा ये एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाता जो हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया था, राइट। तो इसके क्या सबसेट होंगे, एक तो 5 हो जाता, एक तो 5 हो जाता, और एक वो एज इट इज आ जाता, राइट। तो ये हमारे पास दो आ गए, ठीक है। तो ये जो पी ऑफ 5 होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देख लो, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है ये, राइट। तो थोड़ा दिमाग लगा करके अपने आप थोड़ा सोचो कि हाँ यार ऐसा ही होगा या कुछ और होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्वियसली दिमाग लगाना पड़ेगा, पर अगर लगा लिया तो मज़ा आ जाएगा। वेट अ सेकेंड, में ज़रा थोड़ा बहुत इसको साफ़ सुथरा कर देते हैं। हुँ, हाँ जी। तो अब इसको एक फर्दर स्टेप लेकर जाते हैं, इसको मैं तीसरी बार कर रहा हूँ अब, ठीक है? मतलब अब ये जो सेट आया है, मैं इसका भी पावर सेट बना रहा हूँ। तो कोई भी सेट हुआ, एक तो उसका वो आने वाला है, क्या आने वाला है? एक तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा। फिर हम उसका एक-एक एलिमेंट करके ब्रेक डाउन करेंगे। तो मैं एक सेट बोलूँगा, इसको ना तुम इसके साथ एनालॉग लो, ए, बी के साथ। एक सेट क्या होगा? 5 ये रहा। दूसरा सेट क्या होगा? ठीक है ना, ए को मैंने सेट के अंदर डाल दिया, तो मैंने यहाँ क्या करा, ये जो 5 था इसको मैंने अपने सेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, जब मैं बी को लूँगा तो मैंने बी को डाल दिया। अब मेरा बी क्या है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा, तो इसका भी मैंने सेट में डाल दिया, तो यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, देख पा रहे हो इसको। फिर तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा ये वाला ए कॉमा बी, यानी कि एग्जैक्टली यही पूरा सेट, तो वो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली लिख रखा है, ठीक है। एंड सुना, इसको चाहो तो तुम जल्दी से आराम से इसको देख लो, आराम से नोट करो, चाहो तो एक बार इसको अपने आप निकाल निकाल के देखो, सारे के सारे मैं तो कर रहा हूँ, एक बार ये अपने आप निकाल के देखो, पी 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 पी, ठीक है। अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते आते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। मुझे 5 दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। फिर बी कुछ इस तरह से दे रखा है और सी दे रखा है। अब बोला आपको ये बताना है कि कौन सा सिंबल करेक्ट है, राइट, कि ये वाला यूज़ करेंगे या फिर ये वाला, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ए इज़ दिस वन, इसका मतलब होगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाला, दैट मीन्स कि ए बी का सबसेट नहीं है, सिंपल है ना, सिंपल लॉजिक है ये तो। चलो ठीक है, अब लगाते हैं बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 5 बिलोंग्स टू बी, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं, इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ सबसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन लाऊंगा इसके ऊपर जिसमें बिलोंग्स टू और सबसेट में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो उस पर भी बात करेंगे। और इस टाइप की चीज़ें तुम्हारी पता है जेई में आ चुकी हैं, जेई में आ चुकी हैं, ओलंपियाड में तक आ चुकी हैं यार। तुम्हारा ISI CMI में मैंने देखा था एक बुक आती है टोमेटो नाम से, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे इस चीज़ के ऊपर, तो वो सब कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है आगे जाके चैप्टर तुम्हारा, ठीक है। चलो खैर अभी देखते हैं इसको। तो 5 तो डेफिनेटली बी का सबसेट है ना, क्योंकि 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। फिर ए जो है क्या वो बी का सबसेट है, देखो भाई ए में 1 और 2 है, क्या इसमें 1 तो है 2 नहीं है ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा ए क्या सी का सबसेट है, 1 और 2 तो इसके अंदर है, तो हाँ बिल्कुल है। अच्छा क्या बी जो है वो सी का सबसेट है, 1 4 8 हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, खत्म बात, बस ये है, ठीक है। आ जाओ सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला उसने, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके, पहले देखता हूँ, ये तो सिंपल ही लग रहा है। ए बोल रखा है ए बी सी डी, बी बोल रखा है ए बी सी, सी बोल रखा है बी डी। तो बोला गया फाइंड ऑल सेट एक्स सच दैट एक्स, मतलब पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक्स जो है वो बी का सबसेट हो और वो सी का भी सबसेट हो, ठीक है। तो अब सोच के देखो एक्स में क्या लूँ ऐसा कि वो बी का भी सबसेट हो और वो सी का भी सबसेट हो। तो देखो एक्स के अंदर अगर मैंने ए ले लिया, तो ए जो है वो सी के अंदर नहीं है, तो एक्स डेफिनेटली इसका सबसेट नहीं हो सकता, राइट। यानी कि एक्स के अंदर वो एलिमेंट होने चाहिए जो बी के अंदर भी हैं और जो सी के अंदर भी हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, ऐसा ए तो बिल्कुल भी नहीं है ना, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बी है जो कि इसमें भी है और इसमें भी। तो अगर मैंने एक्स को लेट से बी ले लिया, ठीक है, एक्स को मैंने बी ले लिया सिंपल सा, तो क्या ये आपका कैपिटल बी इस वाले सेट का
सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या ये सी का भी सबसेट हो जाएगा? हाँ जी, ये सी का भी सबसेट जो है वो हो जाएगा। अगर मैं इसको छोड़ के कुछ और ले लूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? जैसे मैंने ले लिया ए कॉमा बी ले लिया लेट्स से, ठीक है। तो ए कॉमा बी जो है वो इस वाले सेट का तो सबसेट है, पर इसका नहीं हो सकता क्योंकि ए जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि कॉमन लेने हैं, ठीक है ना, कि जो जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है वही ले सकते हो सिर्फ, ठीक है, परफेक्ट। अब इस वाले में आ जाते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि एक्स जो है वो ए का तो सबसेट है, ठीक है, तो वो इसका सबसेट तो है, पर वो इसका सबसेट नहीं है। अब ये बहुत कड़ी चीज़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट्स से ये बोल दिया कि लेट्स से ए एक्स के अंदर मैंने ये ले लिया ए बी सी, ठीक है, चलो मैंने ये ले लिया ए बी सी। तो अगर मैंने ए बी सी ले लिया तो ये जो सेट है एक्स, तो ये एक्स डेफिनेटली ए का सबसेट है क्योंकि ए में तो ए बी सी डी है, राइट। तो एक्स तुम्हारा ए का तो सबसेट हो गया, पर इत्तेफाक से एक्स जो है वो बी का भी सबसेट हो गया, राइट, क्योंकि ए बी सी। तो ये तो नहीं ले सकते, तो किसी ने बोला ठीक है चलो ये हटा दो, ठीक है। अगर तुमने सी भी हटा दिया तो ए बी, राइट, तो इसमें क्या हो गया, अगर मैंने ए बी ले लिया तो फिर से ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ, मैं एक एलिमेंट हटा दे रहा हूँ कोई भी और उसकी जगह पे अपना डी घुसा दे रहा हूँ। बोलो, अब बोलो, अब क्या हुआ, अब ये जो ए बी डी, अब ये जो सेट बना है, ठीक है, अब ये जो सेट बना है ये एक ऐसा सेट है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसका सबसेट नहीं होगा, पर वो इसका सबसेट जरूर होगा। अब इन्होंने बोला फाइंड ऑल सेट्स, तो जो पहला वाला था उसका तो एक ही आंसर आ रहा था, कौन सा, ये वाला, ठीक है। पर जो ये वाला है इसके कुछ आंसर और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाला सेट कंसिडर करूँ ए सी डी, तो ए सी डी जो है वो इसका सबसेट नहीं है पर इसका है, ठीक है। एक और ले सकते हैं, कौन सा, बस डी को अपने पास रखो हमेशा, ठीक है, डी को नहीं जाने देना है। तो और कौन सा बन सकता है, बी कॉमा सी, और यहाँ पे डी बना लो, ठीक है। तो ये तीन सेट ही बन सकते हैं, और कौन सा बनेगा, इसमें डी तो होना ही चाहिए, बस ये ए बी बी सी सी डी, सॉरी सॉरी, ए बी बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, हाँ बस यही बन सकते हैं तीन सेट, ठीक है, बस ये तीन हो जाएंगे इसके अंदर। थोड़े दिमाग वाली चीज़ें आएंगी अब इसके अंदर धीरे धीरे, ठीक है ना। अच्छा, और अगर मैं सोचता हूँ एक और काम हम क्या कर सकते हैं, चलो मैंने यहाँ पे ए बी डी ले लिया, अब मैं दो दो वाले भी ले सकता हूँ लेट्स से, मतलब मुझे डी को नहीं जाने देना किसी भी हालत में। तो अगर मैंने दो दो वाले ले लिए तो मैं ए कॉमा डी ले सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो बी कॉमा डी ले लो, बोलो सही है। और मैं कौन सा ले सकता हूँ, और मैं सी कॉमा डी ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि अगर वो डी चला गया ना तो फिर वो ए बी सी के चक्कर में फिर ये आपका, अगर तुम कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे ए बी या सी में, तो फिर वो पक्का बी का सबसेट निकल आएगा। तो डी को अपने पास जरूर रखो। तो ये दो दो वाले हो गए हमारे, ठीक है, तो तीन और आ गए हमारे पास, तीन तो यही हो गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये मेरा चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, सातवां एक और हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, ओ सॉरी, बी नहीं डी, ठीक है ना, ये सातवां हो जाएगा मेरे पास। क्या बना रहा हूँ आज मैं, यहाँ पे ये डी है, ठीक है, परफेक्ट है। तो हमारे पास ये सातवां हो गया। और कोई सेट हो सकता है जो कि इसका सबसेट ना हो पर इसका हो, तो इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, एक तो फाइव हो सकता है। अब फाइव तो यार इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने फाइव वाला सेट पहले वाले में कंसिडर नहीं किया था, पहले वाले में फाइव भी हो जाएगा, तो पहले वाले में बोला ना कि एक्स जो वो बी का भी सबसेट होगा और सी का भी, तो एक फाइव और भी तो है जो कि बी का भी सबसेट हो सकता है और सी का भी। तो पहले वाले के दो आंसर हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो है सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें पहले हम देख लो, इसमें एक तो सेट कौन सा होता है, फाइव। तो फाइव में दिक्कत क्या है कि फाइव अगर ए का हो गया तो फिर फाइव तो यार बी का भी सेट होगा, तो फाइव तो हम ले नहीं सकते। तो हमने एक एक वाले बनाए, एक एक वाले में मेरा कौन सा आ गया, सिर्फ और सिर्फ डी। फिर हमने दो दो वाले बनाए, दो दो वाले में कौन सा आ गया, ए डी बी डी सी डी। फिर हमने तीन तीन वाले बनाए, अब हम बनाएंगे चार चार वाले। चार चार वाले में बस ये बनेगा ए बी सी डी, राइट। तो एक आठवां सेट एक फाइनल और हो गया, दैट इज ए बी सी एंड डी, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये मैंने सिस्टमैटिकली तुम्हारा पूरा आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो तुम यहाँ से एकदम सही से इसको देख सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। ट्राई करके देखो, इंटरेस्टिंग है थोड़ा थर्ड वाला। चलो, तो मुझसे बोला गया है एक सेट है मेरे पास ए, फिर है बी और फिर है सी। जो ए है वो बिलोंग करता है बी को, ए बिलोंग्स टू बी। इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स से अगर ए के अंदर मान लो, चलो चलो मान लेते हैं ए ये है, चलो ए कॉमा बी, ठीक है। तो लेट्स से बी जो सेट होगा उसके अंदर ये ए वाला जो सेट है वो एज अ एलिमेंट है, क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि एज अ एलिमेंट हूँ उसके अंदर, राइट। तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा ये ए कॉमा बी, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। और लेट्स से उसके बाद कुछ और एलिमेंट्स भी हैं इसके अंदर, सी डी ई, इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स भी हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन बोली गई है हमसे कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, राइट। तो सी क्या होगा मेरे पास, सी होगा पूरा का पूरा, ये तो होगा ही होगा, ए कॉमा बी, ठीक है, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा, लेट्स से एक एफ भी है, राइट। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी? क्या ए जो है वो इसका सबसेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे ए जो, ये जो तुम्हें चीज़ दिख रही है जिसको हमने ए बोला है यहाँ पर, ये ए जो है अगर ये बी को बिलोंग करता है तो ये ए सी को तो बिलोंग कर रहा है, ये बात तो एकदम सच है, ठीक है ना, ये बात तो एकदम सच है कि अगर बी जो है वो सी का सबसेट है और ए जो है वो बी का एलिमेंट है, दैट्स फॉर श्योर कि ए जो होगा वो सी को बिलोंग करेगा ही करेगा। पर हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि ए जो है वो सी का क्या है, सबसेट है,
ठीक है। पर अच्छा क्या ये सबसेट हो सकता है किसी सिचुएशन के अंदर? हाँ जी, हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ, लेट्स से एक एलिमेंट मैंने ले लिया यहाँ पर ए और फिर ले लिया बी। अब ये वाला ए बी और फिर ये एक पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो ए कॉमा बी, ठीक है, और ए जो था उसमें भी क्या था, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी ये दोनों एलिमेंट हमारे सी के अंदर है। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि हाँ ए जो है वो एक सबसेट है, राइट। तो ये वो एग्जाम्पल हो गया जिसके अंदर ये वाली सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि ए जो है वो सी का सबसेट है। और मैंने एक एग्जाम्पल वो भी दे दिया जिसमें जैसे जब मैंने यहाँ पे ए और बी ले लिया जिसमें कि वो सबसेट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है नो। और तुम एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख देना, पर यहाँ पर फिर एग्जाम्पल अगर तुम लिख रहे हो इस वाली कंडीशन के तो यहाँ पर सी और डी लिख रहने दो। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, फोर्थ वाला देख लो, यहीं पे लिखा हुआ है ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और बोला है फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ द कंडीशन। इसमें मजा आता है कि हमें एक ऐसा एक्स निकालना है जो कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमसे बोला है एक्स जो है वो बी का सबसेट है और एक्स जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो बी का सबसेट है और सी का नहीं है। अगर सी का सबसेट नहीं है तो सी का कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता उसके अंदर। क्या इसका मतलब ये होता है? नहीं। लेट्स से मैं एक सेट बना लूँगा 1,2, तो 1,2 जो है वो इसका सबसेट नहीं है। हालांकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, पर 1,2 जो है वो इसके अंदर नहीं है, पर इसका सबसेट है, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एक लेकर चलना है। सिंपल, मुझे एक एक लेकर के चलना है। तो एक एक लेकर कैसे चल सकता हूँ? एक तो मैं 1 बना लूँ, ठीक है, 1। फिर मैं क्या बना सकता हूँ? 2। फिर क्या बना सकता हूँ? 3। अगर मैं बी के सबसेट के बारे में बात करूँ, पर इसमें दिक्कत क्या हो रही है, अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 तो इसका भी सबसेट हो जाएगा, राइट। तो मैं 2 नहीं लूँगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो हम ऐसे इसको रिजेक्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, 4 भी नहीं ले सकते वरना 4 भी इसका सबसेट हो जाएगा। अब दो दो लेकर चलते हैं, तो दो दो में क्या हो सकता है? 1,2। अब 1,2 जो है वो डेफिनेटली इसका तो सबसेट है पर इसका नहीं है। ठीक है, अच्छा तो और क्या हो सकता है? 1,3। 1,3 भी इसका सबसेट नहीं है सी का। ठीक है, अच्छा फिर क्या और क्या बन सकता है? और बन सकता है हमारे पास 2,1 है, 2,3 बोलो, सही है। 2,3 बन सकता है, 1,2, 1,3, 2,3। ठीक है, और क्या बन सकता है? और आपके पास ये बन सकता है 1,4, है ना, बन सकता है बिल्कुल भाई। 1 को 4 के साथ तुम ले सकते हो, ठीक है, तुमने 1 को 2 के साथ ले लिया, है ना। अच्छा और क्या बन सकता है हमारे पास कि 1,4। अच्छा लेकिन एक और दिक्कत हो गई ना, 1,4 जो है उस वो फिर इसका सबसेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम 1,4 तो ले ही नहीं सकता। मैं सिर्फ अब जितने भी बने यही हैं जितने भी हैं, क्योंकि बी का तो सबसेट होना ही चाहिए। ठीक है, अब बी में हमने दो दो वाले तो सारे ले लिए, अब हम तीन तीन वाले लेते हैं। तो अगर मैं तीन तीन वालों की बात करता हूँ तो तीन तीन वालों में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज 1, 2, 3। ठीक है, और ये जो 1, 2, 3 है ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस यही हमारे पास सारे के सारे आंसर आ गए हैं। 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 और आपका 1, 2, 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का। अब जरा सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में बोला कि एक्स जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, कभी भी अगर ये आ जाएगा ना इस टाइप की चीज़ें, तो मैं थोड़ा डर लग रहा होगा इस वाले क्वेश्चन को देख के, इस टाइप की चीज़ों को देख के, तो तुम एक काम करा करो, तो पहले बी के ज़्यादातर सबसेट लिख लिया करो। ठीक है, तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सबसेट बन सकते हैं? 1 बन सकता है ना, 2 बन सकता है, 3 बन सकता था और 5 बन सकता है, और आपका दो दो वाले बन सकते हैं 1, 2, है ना, और 2, 3। और क्या बन सकता है? 1, 3। ठीक है, और तीन में सीधे सीधे 1, 2, 3। अब अपनी कंडीशन देखते हैं। बोला है एक्स जो है वो बी नहीं होना चाहिए, तो बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक्स जो है वो सी का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो अब सी के सबसेट क्या होंगे? सी का सबसेट 2 हो सकता है, हटा दिया इसको। 5 हो सकता है, उसको भी हटा दिया। और क्या हो सकता है सी का सबसेट? और कोई नहीं हो सकता, बस तो 1, 3, 1, 2, 2, 3 और 1, 3। ठीक है ना, यही होगा 1, 3, 1, 2, 1, 3 और 2, 3। ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। चलो अब जरा थर्ड वाले केस पर आते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है कि एक ऐसा एक्स बताओ जो कि इन तीनों का सबसेट हो, ए का भी, बी का भी और सी का भी। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर वो तीनों का सबसेट है तो उसमें ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो कि तीनों में है। कॉमन सेंस, राइट। तो अब मानो 1, 2 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वो एलिमेंट चुनने जो तीनों में कॉमन है। तो 2, 2, 2। ठीक है, अच्छा तो एक सेट क्या बन गया? 2 क्या होगा? जो कि तीनों का सबसेट है। ठीक है, अब सोचो देखो, मानो मैं 3 ले लेता तो 3 इसका सबसेट होता, इसका होता, पर इसका नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक वो सेट बना सकता हूँ जिसमें तीनों के तीनों कॉमन हो। अच्छा तीनों में एक और चीज़ कॉमन है, फाइव। फाइव तो हर एक सेट का सबसेट है। ठीक है, तो वो तो हमेशा लिख के रखा करो अपने पास। तो दो आंसर हो गया इसका, है ना, कि दो सबसेट हो गए इसके। ठीक है, तो आई होप सो फोर्थ वाला भी तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो अब इसने क्या बोला हमसे? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि लेट बी बी अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो बी जो है वो सबसेट हो सकता है ए का, मतलब है। और लेट पी ए इज टू बी इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू पी ए सच दैट कि एक्स जो है वो सुपर सेट है बी का। अब ये स्टेटमेंट समझने में ही नहीं आती, राइट। तो अब ये देखते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है, राइट। तो हमें दे रखा है पी
ए इज टू बी। तो अगर कभी भी मुझे ए इज टू बी दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि एक नया सेट बनाते हैं एक्स, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगा पावर सेट ए के, ठीक है, और ये ऐसा एक्स है जो कि बी का सुपर सेट है, ठीक है, ठीक है। तो अगर अब इसमें लिखा है शो दैट कि पी ए इज टू फाइव जो है वो पी ए के बराबर है, तो इसको समझते हैं पहले। तो पी ए इज टू फाइव, तो जहाँ जहाँ पर भी बी लगा है वहाँ पे मैं फाइव लगाने वाला हूँ, राइट। तो ये होगा कि एक्स जो है एक नया सेट वो बिलोंग कर रहा है, पहला पॉइंट तो पी ए को, यानी कि पावर सेट है वो ए का, और जो ये एक्स है ये सुपर सेट है फाइव का, ठीक है। अब ये तो यार कुछ हुआ ही नहीं, तो सिंपल सी बात हो गई। अरे देख, अगर मैं पहले वाले को समझूँ, पहले वाले को अगर मैं समझूँ तो इसका मतलब क्या है कि बी अगर एक सेट है लेट से, तो उसका सुपर सेट एक्स है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और एक्स जो है वो ऐसा होना चाहिए, मतलब एक्स जो है वो बी का सुपर सेट है और वो पावर सेट के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो तुम्हें वो सारे एक्स लिखने हैं, तो वो जो एक्स का जो सेट होगा उसको हम इस सेट से डिफाइन करेंगे, यानी कि पी ए इज टू बी, ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये इन एक्स का कलेक्शन है, जो एक्स बी का तो सुपर सेट है और पी ए को एज अ एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है, परफेक्ट, राइट। तो अब इसमें क्या होगा अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, तो अब सोच के देख, जो एक्स है, कोई भी एक्स हुआ वो फाइव का तो सुपर सेट होगा ही होगा, क्योंकि फाइव तो यार अपने आप में ही कुछ नहीं है कि नहीं, अभी फाइव तो अपने आप में जीरो है, जीरो एलिमेंट्स है उसके अंदर तो, राइट। यानी कि जो एक्स है, जितने भी पी ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एक्स हो सकते हैं, राइट, फाइव को छोड़ के, या फिर फाइव भी हो सकता है, क्योंकि फाइव द सबसेट ऑफ फाइव। अरे यार अगर मैं तुमसे पूछता हूँ फाइव इसका सबसेट क्या होता है, फाइव, राइट, क्योंकि हर सेट का सबसेट फाइव होता है और वो खुद होता है, तो यहाँ पे तो दोनों ही फाइव हैं, ये मैं बता भी चुका हूँ कि जो फाइव होता है उसके अंदर जीरो एलिमेंट्स होते हैं, और जो पावर सेट होता है फाइव का वो कितना होता है वन, ठीक है। तो वो ये एक सेट कौन सा होता है, एक एक सबसेट कौन सा होता है फाइव का, फाइव खुद, राइट। तो एक्स जो है वो क्या क्या हो सकता है, एक्स एक तो फाइव हो सकता है, दूसरा वो पी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कुछ हो सकता है, यानी कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये जो चीज़ लिखी हुई है ये अल्टीमेटली कुछ नहीं, सिंपल पी ए ही लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो जाता है समझने के लिए, पर अब ये उन लोगों के लिए भैया जो बोलते रहते हैं कि सेट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, मतलब वैसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितने अभी तक के थे। और इनफैक्ट मैं तो अभी जब मैंने मतलब पहले मेरा भी ये मानना था कि सेट इज़ अ बोरिंग टॉपिक और सेट्स को क्या फालतू पढ़ा रहे हो इतना लंबा वम्बा कुछ नहीं, पर जब मैंने ये बुक खोली, एक बुक का नाम है टोमेटो, टमाटर नहीं है इसका मतलब, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, 10+2 लेवल, ठीक है। तो ये बुक बनाई है आपके आईएसआई ने। आईएसआई क्या है ना, इंडिया का बेस्ट, मतलब सीएमआई और आईएसआई ये जो हैं ये दुनिया के इंडिया के बेस्ट हैं मैथ्स के लिए, प्योर मैथ्स जिसको जाना है, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, इनके प्रोफेसर ने मिलकर लिखी है, तो इसमें सारे इनोवेटिव क्वेश्चन हैं मैथ्स के ऊपर। तो जब मैंने इसके क्वेश्चन करे, 68 लगभग क्वेश्चन थे इसके ऊपर, सेट्स और लॉजिक वॉजिक के ऊपर, भाई साहब दिमाग उड़ गया, मतलब मज़ा आ गया यार कसम से, मतलब क्या क्वेश्चन थे ठीक है ना, मतलब मज़ा आता है ना जब करने में कि यार क्या चीज़ है, मैं तुम्हें कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो, एक वीडियो डालूंगा इसके ऊपर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन सेट्स। जब वो तुम करोगे तो तुम कहोगे यार सेट से बढ़िया तो कोई चैप्टर ही नहीं है, कितना इंटरेस्टिंग था ये, ठीक है। तो मतलब समझ जा रहे हो, इस बात को समझो कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करते, पर जब तक तुम इससे नहीं निकलोगे, ये जो पाथ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ना एकदम सिंपल से धीरे धीरे बेसिक फिर एडवांस, इस पाथ से जब निकल जाओगे तब वो तुम इंटरेस्टिंग वाले करोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, तुम्हें खुद ही मजा आएगा कि यार क्या मजेदार चीज़ है ये, ठीक है। तो वहाँ पहुंचेंगे मजा आएगा उसमें। पहले इस वाले को करते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं, ठीक है। उन पे एकदम डायरेक्टली जंप कर लो तो उसमें एक रिस्क रहता है, कहीं दोबारा कॉन्फिडेंस ना गिर जाए कि हमसे हो ही नहीं रहा, हमसे हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। चलो खैर, इधर देख लेते हैं, इसमें क्या है कि ए दे रखा है, ए बी सी डी है इसके अंदर, बी के अंदर ए बी है, लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट पी ए इज टू बी, ऑल राइट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, पी ए इज टू बी के मुझे सारे बताने हैं। तो इसमें एक्चुअली में है क्या, ये एक्स का कलेक्शन है, अब एक्स क्या है, एक्स बी का सुपर सेट है, और एक्स जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को। जब मैंने ये बोला कि एक्स पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है, इसका मतलब समझते हो तुम कि एक्स जो है वो अल्टीमेटली ए का क्या है, सबसेट है, खत्म बात। यही तो बोलना चाह रहा है अल्टीमेटली, तो ये बोलना चाह रहे हो ना तुम कि एक्स इसका तो सुपर सेट है, ए बी का तो वो सुपर सेट है, पर ए बी सी डी का वो सबसेट है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से सेट हो सकते हैं भाई, एक तो ए बी ले लो तुम सीधे सीधे, क्योंकि ये जो सेट है अगर मैं एक्स को ए बी ले लूँ तो वो बी का क्या है, सुपर सेट है, और इसका क्या है, सबसेट है, तो वो पी ए में बिलोंग भी करेगा, ठीक है। एक और मैं क्या ले सकता हूँ, ए बी सी, ए बी सी में भी यही है कि वो इसका सुपर सेट है और इसका सबसेट है, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या ले सकता हूँ, मतलब मुझे किसी भी हालत में ए बी तो लेने ही लेने हैं, क्योंकि मुझे इसका सुपर सेट बनाना है। उसके अलावा मैं चाहूँ तो कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं ए बी डी ले सकता हूँ, राइट। मैं चाहूँ तो ए बी सी डी भी ले सकता हूँ, क्योंकि ए बी सी डी जो वो भी पी ए के अंदर बिलोंग करेगा, ये हमें पता है, ये एक्चुअल सेट भी बिलोंग करता है। तो ये हमारे वो चार एलिमेंट्स हैं, तो वो इसके अंदर आएंगे इस वाले सेट के अंदर। तो यहाँ लिख देते हैं इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, एक तो होगा ए बी, फिर क्या होगा, फिर होगा ए बी सी, है ना, फिर होगा ए बी डी,
ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर होगा ए बी सी डी। ऑलराइट, परफेक्ट है, ठीक है, मज़ेदार है, बढ़िया है। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा। चलो बढ़िया। तो ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, यहाँ लिखा है प्रूव दैट कि ए अगर फाई का सबसेट है तो ए जो है वो फाई के बराबर है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक चीज़ है भाई, एक बार सोच के देख। ए किसका सबसेट है, ए फाई का सबसेट है। अब सबसेट होता क्या है, सबसेट होता है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जीरो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो क्या ए के अंदर -1 -2 एलिमेंट्स होंगे, नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जीरो एलिमेंट से नीचे तो हो ही नहीं सकते। दैट सिंपली अप्लाइज कि इसके अंदर भी क्या होंगे, जीरो एलिमेंट्स होंगे, है ना। तभी इसके जो जीरो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है, यानी कि दोनों बराबर हो गए अपने आप ही। तो इससे हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि ए और फाइव बराबर होंगे। ठीक है, एक और थोड़ा अलग टाइप का तरीका जो लॉजिकल हो सकता है काफ़ी हद तक, वो ये होगा कि जो ए है वो भी एक सेट है, हर सेट का एक सबसेट होता है जिसका नाम होता है फाइव। तो फाइव तो ए का सबसेट है, और हमें ये दे रखा है कि ए जो है वो फाइव का सबसेट है। और मैंने तुम्हें बताया था अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दैट सिंपली मीन्स कि दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो बुकों में अगर तुम्हें लिखना है तो ये लॉजिकल ज़्यादा तरीका सही रहेगा। अगर तुम्हें मतलब किसी एग्जामिनेशन में समझाना है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि या फिर किसी इंटरव्यू में सॉर्ट ऑफ तुम्हें एकदम से ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि ये तरीका ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, वरना वो लॉजिकली समझाना हर किसी को मुश्किल पड़ जाता है, और वो तुम्हें फंडामेंटली अटका भी सकता है फालतू की बातों पर। चलो अब इसको देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पे कुछ 7 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बोला कि ये सही है ये गलत है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, और अगर गलत है तो एग्जाम्पल दो। ठीक है, चलो बढ़िया, पहली स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट लिखा है कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है, ए जो है वो बी को बिलोंग करता है, तो एक्स जो है वो बी को बिलोंग करेगा। ये सही है ये गलत है, गलत है, कैसे, कोई आइडिया। एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है, ठीक है, तो लेट से ए जो है वो जैसा हो गया, लेट से ए कॉमा एक्स हो गया, क्योंकि एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है, और ए जो है वो बिलोंग करता है बी को, यानी कि बी जो सेट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। लेट से चलो एक बी मान लेते हैं, और एक ये एक सेट इसके अंदर होना ही एज अ सेट बिलोंग करता है। तो क्या एक्स जो है क्या वो इसमें बिलोंग करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, फॉल्स है ये तो, बिल्कुल गलत बात है। ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो अब लॉजिकली सोच पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी के अंदर ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ए जो है वो इसका एक तरीके से पार्ट है ना, सबसेट है वो। बी जो है वो बिलोंग नहीं करता है सी को, ये बात दे रखी है मेरे को। बी जो है वो बिलोंग नहीं करता सी को। ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया कि बी इसका सबसेट है, ये है वो है, कुछ भी नहीं दिया। तो बोला है दैट सिंपली इंप्लाइज, मतलब अगर ये बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो एक सी को बिलोंग करेगा। तो यार ये तो कोई बात ही नहीं बनी, ये भी फॉल्स है। ये तुम कैसे बात कर सकते हो इसके बारे में। लेट से अगर बी को मैं मान लेता हूँ, लेट से चलो 1 2 3, ठीक है, और चलो ए जो है वो इसका सबसेट है, तो लेट से इसको मान लेते हैं 1 2। ठीक है, तो यहाँ देखा है बी जो है वो सी को बिलोंग नहीं करता, तो हमें क्या करना है, सही है, सी इसमें बिलोंग ही नहीं करता। लेट से इसमें ये बिलोंग करता है, चलो एक वन नाम से एक सेट एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, लेट से 2 भी है इसके अंदर, लेट से इसके अंदर एक चलो 4 है इसके अंदर, वो तो उसका मान है ना। लेट से इसके अंदर एक 1 3 है इसके अंदर, चलो ठीक है। तो ये जो सी सेट है, क्या ए इसके अंदर बिलोंग करता है, 1 2 दिख रहा है तुम्हें कहीं पर भी, नहीं। अच्छा, तो मैं चाहता तो डाल भी सकता था इसके अंदर, मतलब मैं चलो यहाँ पे डाल के और यहाँ पे 1 2 लगा देता। तो तुम बोलते हैं हाँ ए इसके अंदर है, पर अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो तुम बोलोगे नहीं है। यानी कि कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऐसा होगा ही होगा, और इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है कि पक्का है, मतलब ट्रू है बात एकदम, कि हमेशा सच है ये बात, एंड दैट इज नॉट ट्रू। सही है, तो आई होप तो समझ में आ गया होगा इस वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो ये तो ट्रू है ना, ये तो हम लोग शायद कर भी चुके हैं इस टाइप का कुछ। अब क्या दे रखा है कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, दे रखा है बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, दैट मीन्स कि ए जो है वो सी का सबसेट नहीं है। ये क्या बात हो रही, फॉल्स, गलत बात है। ठीक है, ऐसे समझो इसको, लेट से ए जो है वो मेरे पास है 1 2, और बी है लेट से मेरे पास 1 3, चलो ठीक है, और सी जो है लेट से वो है मेरे पास 1 2 3। रुक जाओ, लेट से वो है 1 2 4। अब देखो, अब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, पर ए जो है वो सी का सबसेट है। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल फॉल्स थी। ठीक है, आपके देखा है ए इज द सबसेट ऑफ सी, एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं करता, दैट इम्प्लाइज कि एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग नहीं करता। हाँ ये बात सच है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सोचने दो, क्योंकि अगर एक मिनट रुक जाओ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक्स जो है वो बी के अंदर नहीं है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इसमें तो कंडीशन ही यही होती है ना कि रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, मैं इसमें लेट्स चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास है 1 2,
ठीक है। और फिर मेरे पास बी है, लेट्स से वो है 1,2,3,4, चलो इतना ही रहते हैं बस। ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, राइट। और ये भी दिख रहा है तुम्हें कि एक्स नाम की कोई भी चीज़ जो है वो हमारी ए में, सॉरी बी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस वाले केस में तो यही हो रहा है कि एक्स जो है वो ए में भी नहीं है, वो ए में भी नहीं है। ठीक है। अब लेट से मैंने यहाँ पर चलो मैंने यहाँ पर लेट से एक्स लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पे एक्स लगा भी दिया तो क्या इस बात से ए को कोई फर्क पड़ा? क्या ये समझ में आ रही है? ए को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा ना। ए को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, 1,2 था वो, अभी भी 1,2 है। यहाँ एक्स लगा दिया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्स के होने चाहे ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। पर अब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर एक्स पक्का नहीं है, कि मुझे दे रखा है क्वेश्चन ने कि एक्स जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो ये बात श्योर है क्या कि एक्स जो है वो ए में बिलोंग नहीं करेगा? डेफिनेटली। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 हटा दूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक्स लगा दिया, ठीक है, अगर सोच के देखना, कॉमन सेंस लगा के देख, अगर ए में एक्स है, अगर ए में एक्स है तो बी में तो होना ही चाहिए ना, तभी तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। सही है ना? हो सकता है 1 एक्स के साथ मानो 2 है ना, 3 इस टाइप का कुछ हो इसके साथ साथ में, पर ये 1 और एक्स तो होने ही चाहिए, बेयर मिनिमम। तो अगर ए में एक्स है तो बी में तो होना ही चाहिए। पर यहाँ क्या बोला है, पहला पॉइंट तो ए उसका सबसेट दिया है ना, तो जो 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 भी ए में होगा वो बी में होगा। दैट मीन्स कि अगर एक्स बी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो ए में कैसे कर जाएगा? क्योंकि अगर ए में एग्जिस्ट करेगा तो उसको बी में एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए। तो ये बात एकदम उसने सही बोली है यहाँ पर। चलो भाई साहब 6th स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ये हमारी फॉल्स थी, ये हमारा ट्रू था। एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, ओके। तो एक्स बिलोंग्स टू बी, ये क्या बात हुई? ये तो तुम समझ ही गए होगी, ये तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है ना? ये एक्स बिलोंग्स टू बी पक्का है क्योंकि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, राइट। तो अब हम नहीं बिल्कुल बोल सकते ये चीज़ कि हाँ पक्का होगा ही होगा। नेक्स्ट देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ सी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो प्रूव करो। अब ये बोला गया कि ए और सी जो होंगे वो बराबर होंगे। देखो, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा वाला साइन बनाऊँ, देखो इस वाले साइन का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते। जब मैंने ये वाला सबसेट यूज कर दिया तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो हमारे कंसेप्चुअल दिमाग वाले लेवल पे देखोगे तो वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, और फिर बोला कि बी जो है वो इसका सबसेट है। अब इनको कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो बेसिकली वो सी का सबसेट है भाई। अगर ए बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट, दैट मीन्स कि ए जो है वो सी का सबसेट है। ये हम लोगों ने यहाँ पे भी देखी थी, ये देखो थर्ड पॉइंट है, राइट। तो अगर ए सी का सबसेट है, पर इन्होंने ये भी बोल दिया कि सी जो है वो ए का सबसेट है, यानी कि सी जो है वो ए का सबसेट है। और ये दोनों मिलकर के क्या बोलती हैं भाई, ए सी का है और सी ए का है। दैट सिंपली मीन्स व्हाट, कि ए और सी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बात एकदम ट्रू है, सिंपल। ठीक है, आई होप सो ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा तुमको, राइट। आ जाइए साहब 8th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th वाले में क्या दे रखा है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, अब मैं जैसे मैंने सुना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द, सब कुछ छोड़ो, पहले मुझे दो सेट दिख रहे हैं, लेट्स से उनका ए पहले का नाम रख देते हैं ए, दूसरे वाले का नाम रख देते हैं बी। ठीक है, एन ए मेरे को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, एम। ठीक है, और एन बी कितना मेरे को दे रखा है, एन, है ना। इसमें एम एलिमेंट्स है, इसके अंदर एन एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर एम। और इसमें टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर एन। फिर क्या बोला गया है कि जो पहला सेट है ए, उसमें जो सबसेट है 2 की पावर m, वो 56 मोर है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, यानी कि 2 की पावर n में अगर मैं 56 जोड़ दूं, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि m और n की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है। ठीक है, ये ना एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं, आगे जाकर तुम सीखोगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। पर अभी के लिए तुम्हें दिखा देता हूँ, तुक्केबाजी से करना पड़ेगा। अभी तो 2m की पावर 2 n दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है 56। ठीक है, तो अब मेरे को बेसिकली 2 की पावर में कुछ ऐसा सोचना है जिसको मैं किसी और 2 की पावर से माइनस करूँ तो 56 आ जाए। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है, लॉजिकल है काफ़ी हद तक, सोच के देखो। मैंने तुम्हें 2 की पावर में तो आता ही है तुम्हें, राइट। तो जल्दी से दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुक जाओ। तो मैंने तुम्हारे सामने सारे 2 की पावर्स में लिख दिए। अगर मैं इनके इंडिविजुअल डिफरेंस को देखता हूँ तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 सिर्फ 1 का डिफरेंस है, इसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 का डिफरेंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 का डिफरेंस है, इसमें 16 का डिफरेंस है, इसमें 32 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन। 56 का डिफरेंस कभी आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 64 का डिफरेंस है। तो 56 का डिफरेंस कहीं यहाँ बीच में आता, वो आएगा नहीं। तो एक एक के डिफरेंस का तो नहीं है, यानी कि m और n कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि m मानो 4 है तो n तुम्हारा 5 हो गया, है ना, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर तो बहुत कर रहा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 या 3 में डिफरेंस होगा। मुझे पता है काफ़ी कम लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले मैं लिख देता हूँ, मैं मिटा के दिया ये। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे कितना था, 16 था, है ना। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमारे पास 32 था। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि 2 की बार m लेट से ऐसा होता कि लेट से 2 की बार 5 हो जाता और ये 2 की बार 4 हो जाता। ये वाली तो फिलोसफी खत्म हो गई। ये m और n जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर।
ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ पे 64 डिफरेंस हो गया था, इसके आगे 128 डिफरेंस हो गया था। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इसके आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस 128 का हो रहा है। अगर मैंने 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 7 ले लिया, दैट इज 128। मेरे को क्या चाहिए 56। तो ये वाले तो सारे खत्म हो गए, इनको तो हटा दिया मैंने पहले ही। इनफैक्ट मैंने 64 को भी हटा दिया, क्योंकि 64 में भी डिफरेंस कितना है 64 का, तो मैंने ये तो हटा दिया, ये तो मेरे काम के ही नहीं है। हाँ मतलब 2 की पावर 6 तो लिखे रहने देंगे, क्योंकि डिफरेंस तो उसमें तो 2 की पावर 6 आपका 64 तक आ गया। उसके बाद के मैंने सारे हटा दिए। क्यों हटाए वो मैंने तुम्हें सिस्टमैटिकली समझाया। ठीक है, तो अब मैं ज़रा थोड़ा और अलग तरीके से सोचा मैंने, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है ये। तो मैंने कहा हो सकता है दो दो के डिफरेंस में हो। लेट्स से ऐसा हो रहा हो कि चलो लेट्स से 2 की पावर 5 हो और लेट्स से 2 का क्यूब हो। तो अब कितना डिफरेंस है 2 की पावर 5 और 2 क्यूब में? 8 और 16। 8 और 16 कितना होता है? 8 और 16 आपका हो गया 24, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। अच्छा, पर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो चाहिए 56। अच्छा जी, ओके, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा हो रहा कि 2 की पावर 4 हो और लेट्स से उसमें माइनस हो रहा 2 की पावर 0। ऐसा भी हो सकता है। तो 2 की पावर 4 कितना है? 16 है ना? और ये कितना है? 1 है, तो बेसिकली 15 का डिफरेंस है। पर सोचना पड़ेगा कैसे हो रहा है। तो अब मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 2 का है, ये 4 का है। अगर यहाँ तक तुम ऐड भी कर लोगे ना, लेट्स से तुमने 8 तक भी ऐड कर लिया, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, यहाँ तक सब मिलाकर के 15 का डिफरेंस हुआ है। तो कोई हमारा सच महान बेनिफिट नहीं हुआ है, हमें 56 का डिफरेंस चाहिए। राइट, तो मैं पीछे से देखना शुरू किया। अगर मैं 32 + 16 कर दूं तो ये हो गया आपका 48। ठीक है, 48 तो नहीं चाहिए मेरे को, तो 56 चाहिए था। अच्छा, फिर मैंने इसमें 8 वाला भी जोड़ दिया। तो 8 जोड़ने से अब ये टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 48 + 8, लो बेटा आ गया 56, खत्म बात। दैट मीन्स कि अगर मैं 2 की पावर 5 ले लूँ, 2 की पावर 5 नहीं, एक मिनट, ये मैंने क्या किया? 32 का डिफरेंस लिया है मैंने। अच्छा, तो मेरे को 64 लेना पड़ेगा, ठीक है ना? अरे ये समझ गया ना यहाँ पे? देखो 2 की पावर 6 ले लो और 2 क्यूब ले लो, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर 56 आएगा। देखो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। और 2 क्यूब कितना होता है? 2 क्यूब कितना होता है? 8। तुम देख सकते हो आंसर कितना आ रहा है? 56। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया इसी चीज़ को सोचने का। ठीक है, जो ज़्यादातर लॉजिकल थिंकिंग है तुम्हारी सोचने की। एक और लॉजिकल थिंकिंग तुम्हारी जा सकती है, वो ये हो सकती है कि 56 को, तो क्या आ जाएगा? प्राइम फैक्टराइज करते ही एक आ जाएगा हमारे पास। ये क्या कर रहा हूँ मैं? एक मिनट, 2 से डिवाइड करेंगे अपन तो। हाँ ये आइए साहब, हाँ जी, तो ये क्या लिखा है? 25 28 हो गया ये, फिर ये 14 हो गया, ये तुम्हारा 7 हो गया। राइट, यहाँ पे हमारे पास 2 2 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि दिस इज 8 इंटू 7। ओ हो 8 इंटू 7। नाउ व्हाट इज 8? दिस इज 2 का क्यूब इंटू 7। जैसे मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार 2 का क्यूब है ये। ठीक है, तो अगर मानो मेरे पास 2 की बार m है और 2 की बार n है, ठीक है, लेट्स जस्ट एज्यूम, है ना, इसको मानना पड़ेगा यहाँ पर। चलो किसी एक को कॉमन ले लो, किसी भी एक को कॉमन ले लो। लेट्स से मैंने इसको कॉमन ले लिया, 2 की बार n को कॉमन ले लिया, लेट्स से जस्ट एज्यूम। ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा? 2 की बार m माइनस n माइनस 1। ठीक है, मैंने ऐसा ही क्यों लिया? मैंने n को कॉमन लिया, n को क्यों नहीं लिया? उसका थोड़ा रीजन यहाँ पर है, क्योंकि 7 क्या होता है? 7 होता है 8 माइनस 1, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 1। तुम देख पा रहे हो, ये इसके बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म जो है वो सेम आ चुकी है। दैट मीन्स कि n कितना हो गया? 3 के बराबर। ये देखो n जो है वो 3 के बराबर हो गया, और m माइनस n जो है वो किसके बराबर हो गया? वो हमारा 3 के बराबर हो गया। तो m माइनस n जो है वो फर्दर 3 के बराबर हो गया। अब n तो 3 है, तो m माइनस 3 इक्वल टू 3। दैट मीन्स m कितना हो गया? m तुम्हारा 6 हो गया, और n जो है वो हमारा 3 हो गया। दैट मीन्स कि 2 की पावर 6 माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 56। आंसर कितना हो गया इसका? m हो गया हमारा 6 और n हमारा क्या हो गया? 3। राइट, आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा होगा। राइट, परफेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ये तो यार तुम्हारा हो गया, हमारा पावर से जितना भी पढ़ना था वो सब हो गया। नेक्स्ट क्लास से बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात होने वाली है वेन डायग्राम के ऊपर, तुम्हें मजा आ जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कंसेप्ट लिटरली बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। मैं तो तुम्हें हर लेवल पे करा देता हूँ। देखो तुमने अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि मैं जिस लेवल पे जा रहा हूँ, कि मैं बिल्कुल बेसिक से उठा के अल्ट्रा एडवांस पे लेकर जाऊंगा। अभी देखो सेट था, ये क्या पढ़ा था इसमें? वेन डायग्राम तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इनफैक्ट अभी जे एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका मेन्स में तो आता ही है, और अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो सीएमआई की, तो इनफैक्ट अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सीएमआई का जो 2020 का पेपर था, उसमें जो ओपनिंग क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही जो था वो इस वेन डायग्राम के कंसेप्ट से था। ठीक है, सिमिलरली आईएसआई में भी मैंने देखा है लगभग एक जो आईएसआई का पेपर होता है उसमें भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। राइट, क्वेश्चन तो मैंने तो बस लालच देने की कोशिश करी है। मेरा मेन इंटरेस्ट ये है कि कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो देन अगले वाले में मिलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। और देन मिलते हैं अगले वाले में।